हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आयुष्मान क्लासेस। तो जैसा कि आपको मालूम है कि नवोदय विद्यालय में टीजीटी और पीजीटी की वैकेंसी आ चुकी है 2022 के लिए। तो आप भी उसकी तैयारी में लग गए होंगे। बिल्कुल बिल्कुल लग जाइए, क्योंकि इसका एग्ज़ाम भी जो है जल्द ही होगा जो है। तो आप उसकी तैयारी एकदम अच्छे से करिए। इसी क्रम में जो है मैं आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ कि देखिए, इसके पहले जो नवोदय विद्यालय का जो एग्ज़ाम हुआ था टीजीटी और पीजीटी का, वो हुआ था 2019 में। ठीक है, 2019। देखिए, जैसे टीजीटी का अगर एग्ज़ाम की हम लोग बात करें तो 18/9/2019 को ये एग्ज़ाम, पिछला वाला एग्ज़ाम जो है कंडक्ट हुआ था। ठीक है, तो उस एग्ज़ाम का पेपर मेरे पास है जो है टीजीटी के लिए। आज हम लोग टीजीटी का जो सॉल्यूशन करने वाले हैं। ठीक है, टीजीटी वाले पेपर की का हम लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो अगर आप जो है नवोदय के अलावा भी अगर किसी स्टेट के टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो ये लेक्चर आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाला है, क्योंकि इसमें जो आपको मैं टेक्निक्स बताऊंगा उससे निश्चित रूप से आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग में हेल्प मिलने वाली है। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि आयुष्मान क्लासेस में टीजीटी और पीजीटी के लिए, एनबीएस के टीजीटी और पीजीटी के लिए जो बैचेज चल रहे हैं, ठीक है, एनबीएस टीजीटी और एनबीएस पीजीटी के बैचेज चल रहे हैं आयुष्मान क्लासेस में। ठीक है, आपको करना क्या है, अगर आप उस क्लासेस को आप ज्वाइन करना चाहते हैं, अगर आप लाइव क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हैं, सबसे पहले देखिए मैं आपको एक बात बता दूं कि टीजीटी और पीजीटी के लिए लाइव क्लासेस जो चलाने कम ही इंस्टीट्यूट चलाते हैं लोग। ज़्यादातर करके रिकॉर्डेड लेक्चर्स जो प्रोवाइड करवाते हैं, तो उसमें आपको जो डाउट्स हैं ना वो सॉल्व नहीं हो पाते हैं। तो हम लोग जो इस चीज़ को देखते हुए लाइव कोर्स स्टार्ट किए हुए हैं। ठीक है, तो इस लाइव कोर्स में आपको क्या क्या मिलता है, इस लाइव कोर्स में आपको एक तो लाइव लेक्चर्स मिलते हैं। ठीक है, और इसके साथ ही साथ जो इसकी रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल होती है, मतलब रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी अवेलेबल होते हैं। कभी आपका लेक्चर अगर मिस हो गया तो आप जो है दूसरे दिन इसको बिल्कुल देख सकते हैं। इसके साथ ही चैप्टर वाइज जो 100 क्वेश्चन के जो है असाइनमेंट वगैरह आपको प्रोवाइड करवाए जाते हैं, विद सोल्यूशन प्रोवाइड करवाए जाते हैं, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। असाइनमेंट आपको मिल जाएंगे और चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज भी आपको प्रोवाइड करवाई जाती है। ठीक है, और इसके साथ ही साथ चूंकि लाइव क्लास है तो आप अपने डाउट्स वगैरह भी वहाँ पे पूछ पाते हैं। तो ये सारी सुविधाएं आपको मिल रही है। आपको करना कुछ नहीं है, प्ले स्टोर से आपको जो है आयुष्मान क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लेना है। वहाँ पे एक कैप लगा होगा, आयुष्मान क्लासेस ऐप जो फर्स्ट नंबर पे ऐप होगा जिसमें कैप लगा होगा। ठीक है, उसको आपको डाउनलोड कर लीजिएगा। उसका लिंक मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो वहाँ से आप जो है उसमें जुड़ सकते हैं। तो अगर आप भी ये कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हैं तो आयुष्मान क्लासेस ऐप आप डाउनलोड करके आप जो है उसमें आपके एक मोबाइल नंबर से आपको जो उसमें एक रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। उसके बाद आपको स्टोर ऑप्शन दिखेगा। स्टोर ऑप्शन में जाके आपको वहाँ पे एनबीएस टीजीटी और पीजीटी या अन्य स्टेट का भी टीजीटी पीजीटी, जैसे यूपी टीजीटी, यूपी पीजीटी, एलटी ग्रेड वगैरह, ये सारे कोर्सेज वहाँ पे चल रहे हैं, तो आप जो है उनको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और अगर ये लेक्चर पसंद आए तो लाइक का बटन दबाना नहीं भूलिएगा। अपने वैल्यूएबल कमेंट्स लिख के मुझे जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो देखिए, आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है, इसमें टोटल हम बता दें कि एनबीएस टीजीटी 2019 में जो मैथ्स का सेक्शन था उसमें टोटल कितने क्वेश्चन पूछे गए थे। आपसे 100 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और बहुत ही आसान नेचर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बशर्ते आपको कुछ इसकी अंडरस्टैंडिंग अच्छे से हो, आपको ट्रिक्स मालूम हो किस तरीके से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं, तो आप इसमें 100% क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन है, मैक्सिमम सम ऑफ दिस सीरीज इज इक्वल टू व्हाट। मैक्सिमम इसलिए कह रहे हैं ना कि अगर आप देखेंगे तो ये डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है, ये घटते घटते, मैक्सिमम का मतलब मैं पहले समझा दूं, ये घटते 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 कहाँ तक जाना है, इसको जीरो तक जाना है। क्योंकि उसके बाद अगर निगेटिव आएगा तो निगेटिव चीजें जब लिखना आप शुरू करेंगे तो चीजें कम होती जाएंगी ना। तो मुझे तो मैक्सिमम फाइंड करना है, मतलब 0 से लेकर 20 तक का इसका सम फाइंड करना है। अब देखिए, चूंकि सभी में नीचे 3 और 3 लगा है, तो मैं 20 को भी 3 के फॉर्मेट में अगर बदल दूं तो क्या लिखूंगा, मैं उसको 60/3 लिखूंगा। सेकंड टर्म को कितना लिखूंगा, 57+1, मतलब कितना होगा, 58/3। अगले टर्म को मैं क्या लिखूंगा, 56/3। तो और नेक्स्ट वाले टर्म को इसी तरीके से मैं क्या लिखूंगा, 54/3। और इस तरीके से ये क्रम चलता रहेगा। और लास्ट में ये कहाँ तक जाने वाला है, लास्ट में ये जाएगा, चूंकि इवन नंबर है ना, 60, 58, 50, तो लास्ट में क्या आएगा, 2/3। और फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0/3। ठीक है ना, तो ये सम आपको निकालना है। तो आप तो समझ गए ही होंगे। इसमें अगर मैं 1/3 कॉमन कर लूँ तो ब्रैकेट में आपको क्या बचना है, 60 प्लस 58 और प्लस डॉट 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 डॉट, लास्ट टर्म जो आपका आने वाला वो कितना आने वाला, 2 आने वाला, क्योंकि 0 से तो मेरा कोई मतलब है नहीं। ठीक है ना, 0 का मतलब तो 0 होता है। ठीक है, तो बस आपको पता ये करने हैं ना कि इसमें टोटल टर्म कितने हैं।
2 से लेकर 60 तक में कितने टर्म होते हैं? भाई सिंपल सी बात है, अगर 1 से 60 तक की अगर हम लोग बात करें तो 30 इवन नंबर और 30 ऑड नंबर होते हैं। मतलब ये टोटल कितने टर्म्स हैं? 30 टर्म्स हैं टोटल। ठीक है, टोटल 30 टर्म्स है और एपी बन रहा है। तो एपी का फार्मूला तो आपको मालूम है कि एपी के एन टर्म्स का फार्मूला आपको मालूम है क्या होता है? n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो n/2 मतलब 30/2, 30/2 का मतलब 15 और फर्स्ट टर्म और प्लस लास्ट टर्म कर देंगे तो 60 और प्लस कितना हो जाएगा 2, तो 62 हो जाएगा। और यहाँ से 3 5 जा कितना होगा 15, तो 5 इंटू 62 करेंगे तो 5 2 जा 10 और 5 6 जा 30, 30 और 1 कितना हो जाएगा 31, 310 इसका आंसर हो जाएगा। मतलब जो आपका सेकंड ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में कहा जा रहा है इफ द पीएथ टर्म, इफ पी टाइम्स पीएथ टर्म, ठीक है, पी टाइम्स पीएथ टर्म आप एन एपी इज इक्वल टू क्यू टाइम्स क्यूथ टर्म। ठीक है, क्यू टाइम्स क्यूथ टर्म, तो आपसे बताना कि पी प्लस क्यूथ टर्म क्या होगा। तो पहले आप इसको सिंप्लीफाई करिए। पीएथ टर्म का फार्मूला आपको मालूम है कि ए प्लस पी माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, और राइट हैंड साइड में कितना क्यू टाइम्स क्यूथ टर्म का फार्मूला भी आपको मालूम है ए प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो ये चीजें हो गई यहाँ से। अब देखिए अगर हम लोग बात करें यहाँ से तो ये देखिए P मल्टीप्लाई हुआ ए में AP हो गया और P Q मल्टीप्लाई हुआ ए में तो Q हो गया QA हो गया। मतलब ए वाला टर्म को मैं एक साथ कर लेता हूँ, डी वाला टर्म को एक साथ कर लेता हूँ। तो लेफ्ट में मैं अगर ए को कलेक्ट करूँ तो ए टाइम्स कितना हो जाएगा P माइनस क्यू, और राइट हैंड साइड में मैं डी को कलेक्ट कर लूँ अगर, ठीक है, तो डी को कलेक्ट करेंगे तो कितना बनेगा? पहले देखिए यहाँ से पहले Q मल्टीप्लाई होगा ना Q माइनस 1 में, तो क्या देगा? क्यू स्क्वायर माइनस क्यू, और ये जो P मल्टीप्लाई होगा P माइनस 1 में और राइट में जाएगा तो कितना बनेगा यहाँ से? ये बनेगा माइनस पी स्क्वायर प्लस पी बनेगा। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा सा फैक्टराइज कर देते हैं अच्छे से। तो ये कितना हो जाएगा डी, और ब्रैकेट में कितना हो जाएगा क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर को मैं लिखूंगा क्यू माइनस पी क्यू प्लस पी, और फिर कितना हो जाएगा? ये पी माइनस क्यू, मतलब इसमें से माइनस कॉमन कर लें तो क्यू माइनस पी हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से बन गया हमारे पास। ठीक है, तो अब देखिए अगर हम लोग P माइनस क्यू है ना, P माइनस क्यू हम लोग चाहे तो दोनों तरफ से कॉमन लेके कैंसिल कर सकते हैं, या Q माइनस पी जो भी आपकी इच्छा हो वो आप कैंसिल कर दीजिए। P राइट हैंड साइड में मुझे कॉमन क्या मिल रहा है? Q माइनस पी मुझे कॉमन मिल रहा है ना, तो D और ब्रैकेट में मुझे क्या मिलेगा? P प्लस क्यू माइनस 1 मिलेगा। ठीक, P प्लस क्यू माइनस 1 मिलेगा, और राइट हैंड साइड में क्या मिल रहा है मुझे? सॉरी, लेफ्ट साइड में क्या मिल रहा है? माइनस कॉमन कर लीजिए यहाँ से भी, तो Q माइनस पी इंटू ए, यहाँ से Q माइनस पी कैंसिल हो जाएगा। अब मुझे जो निकालना उसको लिखिए, P प्लस क्यूथ टर्म, तो P प्लस क्यूथ टर्म का फार्मूला क्या हो जाएगा? A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी ना, तो P प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी, ये मिलेगा मुझे। ठीक, अच्छा तो देखिए जो आपको बचा है उसको, क्या बचा है उसको देख लीजिए। लेफ्ट में माइनस है, मैं उसको राइट में अगर ले जाऊं तो क्या हो जाएगा? A प्लस और कितना बन जाएगा? P प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू कितना बन रहा है? 0 बन रहा है। ये जो मैंने इसको सिंप्लीफाई किया था ये 0 बनेगा। और देखिए इसी चीज की आपको जरूरत है, A प्लस पी प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी की, इसका मतलब इसका आंसर कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा जा रहा है? For the two frequency distribution given in the following table, the mean calculated from the first was 25.4। ये जो फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन है इसका मीन कितना? 25.4 है, और जो सेकंड डिस्ट्रीब्यूशन है उसका मीन कितना है? 32.5 है। ये इसका मीन कितना? 32.5 है। तो आपको एक्स और वाई की वैल्यू बतानी है। तो इसके लिए देखिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग ना इसका क्लास मार्क निकाल लेते हैं। क्लास 10th की स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन है, क्लास मार्क निकाल लेते हैं। मतलब एक्स आई मैं यहाँ पे बना लेता हूँ, तो कितना बन जाएगा? क्लास मार्क समझते हैं ना, 10 और 20 का मिड पॉइंट, तो कितना आ जाएगा? वो आ जाएगा 15। नेक्स्ट वाले का कितना आ जाएगा? 25, 35, 45 और कितना आ जाएगा? 55 आ जाएगा। ठीक, पहले वाले की अगर मैं फ्रीक्वेंसीज लिखूं एफ आई, तो वो कितना बन जाएगा मेरा? कितना है? 20 है, 15 है, 20, 15, 10 एक्स और वाई, 10 एक्स और वाई। ठीक है ना। अब देखिए इसके बाद मुझे आपको मीन निकालने के लिए आपको मालूम है ना, एफ आई इंटू एक्स आई का टेबल बनाते हैं। ठीक, तो एफ आई एक्स आई इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा दोनों को, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 300। तो यहाँ पे मेरे पास कितना आ जाएगा? 375। नेक्स्ट मल्टीप्लाई करेंगे 350। ठीक है, और नेक्स्ट मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा? 45x, और कितना मिल जाएगा? 55y मिल जाएगा। ठीक, अब सिग्मा एफ आई को अब हम ऐड कर लें, सिग्मा एफ आई को ऐड कर लें तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 45 प्लस एक्स प्लस वाई। ठीक है, मतलब इस वाले कॉलम को मैंने ऐड कर दिया। अब हम इसको भी ऐड कर लेते हैं, मतलब सिग्मा एफ आई एक्स आई को अगर हम ऐड कर लें तो वो कितना हो जाएगा? 1025, और प्लस कितना हो जाएगा? 45x, और प्लस कितना हो जाएगा? 55y हो जाएगा। ठीक, अब देखिए यहीं पे मैं क्या करता हूँ, यहीं पे हम लोग जो है मीन का फार्मूला क्या होता है? एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई और डिवाइडेड बाई कितना होता है? सिग्मा एफ आई। ठीक है ना, तो सिग्मा एफ आई एक्स आई मेरा कितना है? 1025 और प्लस 45x
और प्लस 45y और डिवाइडेड बाई वो कितना है मेरे पास 45 प्लस एक्स प्लस वाई है। अब देखिए यहाँ पे ना कैंडिडेट करते क्या है, यहाँ पे आप फिर जो मीन दिया हुआ उसको रखेंगे, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, फिर एक्स और वाई में एक रिलेशन बनाएंगे, फिर यही फार्मूला यही फिर से इतना पूरा टेबल सेकंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बनाएंगे, फिर से मीन का फार्मूला लगाएंगे, फिर एक्स वाई में रिलेशन बनाएंगे। इसमें कम से कम 5 मिनट लगेगा आपको। अब आपको देखिए स्मार्टली करना क्या है ना, यहाँ पे एक्स और वाई की वैल्यूज आप पुट करके ये जो लिखा हुआ है पुट कर दीजिए। तो जिसको पुट करने से अगर पहला वाला मीन कितना था 25.4 वो मिलेगा, वही मेरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो मैं पहले एक्स इज इक्वल टू 2 और वाई इज इक्वल टू 3 आप पुट करके देखिएगा, क्योंकि मैं पहले से पुट कर चुका हूं तो वो सेटिस्फाई नहीं करेगा। सेकंड वाले को पुट करते हैं, एक्स इज इक्वल टू 3 और वाई इज इक्वल टू 2 पुट करिए, तो नीचे कितना आ जाएगा 3 और 2 कितना होगा 5, 45 और 5 कितना हो जाएगा 50, और ऊपर जब आप यहाँ पे पुट करेंगे तो ये कितना मिल जाएगा 1270 मिल जाएगा 1270। और इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो सॉरी 1200 ये कितना, हाँ ठीक है 1270 डिवाइडेड बाई 50, तो ये कट कर दीजिए। तो 5 2 जा 2 10 बचा 2 27 5 5 जा 25 बचा 2 20 25.4 आ गया ना, पहले का मीन दिया था इन्होंने 25.4, इसका मतलब सेकंड ऑप्शन इसको सेटिस्फाई करा, सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो मेरा आपके लिए सजेशन इस क्वेश्चन के लिए ये रहेगा कि आप यहाँ पे फिर डिटेल मेथड से आप मत जाइए, आप इसको सॉल्व करके फिर इक्वेशन बना के करेंगे तो इसमें आपको 5 मिनट कम से कम लगेगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 कहा जा रहा है इफ एक्स एंड वाई आर पॉजिटिव रियल नंबर सच दैट एक्स स्क्वायर इंटू वाई क्यूब इक्वल 32 देन द लिस्ट वैल्यू ऑफ 2x प्लस 3y इज इक्वल टू व्हाट। ठीक है, तो देखिए मैक्सिमा मिनिमा से संबंधित क्वेश्चन है, या आप इसको एम जीएम से भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए अरिथमेटिक मीन हमेशा क्या होता है, ग्रेटर देन आर इक्वल टू, अरिथमेटिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन आर इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन होता है। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे स्मार्टली करना क्या है, चूंकि देखिए इसकी पावर कितनी है 2 और 3 मिलकर 5 है ना, कुल मिलाकर इसकी x की पावर 2 y की पावर 3 मतलब कुल मिलाकर 5 है। तो 2x प्लस 3y को मैं 5 पार्ट में डिवाइड करूंगा। कैसे करूंगा, देखिए 2x को मैंने लिख दिया x प्लस x और 3y को मैंने लिख दिया y प्लस y। ठीक है, कुल मिला 5 नंबर हो गए। तो 5 नंबर का मीन निकालने का तरीका क्या होता है, डिवाइडेड बाई 5 करेंगे। ग्रेटर देन आर इक्वल टू इसका ज्योमेट्रिक मीन, तो ऊपर क्या लगने वाला है, ऊपर लगने वाला है 1/5 और भीतर हम इसको मल्टीप्लाई करने वाले हैं। तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर और कितना हो जाएगा वाई क्यूब, और एक्स स्क्वायर वाई क्यूब कितना दिया हुआ 32, तो 32 का मतलब कितना होगा 2 की पावर 5 होल टू द पावर 1/5, 5 कट जाएगा 2 आ गया, और ये वाला जो 5 राइट में मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसका मतलब मेरा जो आ जाएगा 2x प्लस 3y विल बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू क्या हो जाएगा 10। तो मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी 10 हो जाएगी ना, मिनिमम वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी 10 हो जाएगी। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फिर से वही एम जीएम का देखिए इस्तेमाल है, कहा जा रहा है मिनिमम वैल्यू ऑफ द सम ऑफ रियल नंबर्स। यहाँ पे बहुत सारे नंबर्स दिए गए हैं, इसका पूछा जा रहा है आपको मिनिमम वैल्यू क्या होगा। तो फिर से मैं वही फार्मूला लगाऊंगा, एम ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीएम, ये फार्मूला हम लगाएंगे। अब यहाँ पे देखिए स्मार्टली आपको याद ये रखना है ना, मतलब ध्यान ये रखना है, देखिए नंबर कितने हैं 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर हैं। तो यहाँ पे देखिए अगर आप इसमें डायरेक्ट आप लगाएंगे एम जीएम ना, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। इसको आपको लगाना कैसे है उसका तरीका मैं बता रहा हूँ। देखिए अगर आप डायरेक्ट लगाएंगे ना तो एक प्रॉब्लम इसमें आएगी, क्या प्रॉब्लम आएगी उसको भी मैं बता देता हूँ। ए की पावर -5 प्लस ए की पावर -4 और प्लस 3 ए की पावर -3 और प्लस 1 प्लस ए की पावर 8 प्लस ए की पावर 10 डिवाइडेड बाई कितना नंबर आपने बताया 1 2 3 4 5 6 बाई 6 ग्रेटर देन आर इक्वल टू, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ए की पावर कितनी है -9 -3 -12 और यहाँ से 18, तो ए की पावर यहाँ पे कुछ बच जाएगी, यहाँ पे ए की पावर कुछ बच जाएगी और कांस्टेंट कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, और इसकी पावर कितना लगेगा 1/6। तो जब तक ये ए नहीं हटेगा ना तब तक आप इसकी मिनिमम वैल्यू निकाल नहीं पाएंगे, इसलिए इसमें आपको यहाँ पे प्रॉब्लम निश्चित रूप से आएगा। तो इसका तरीका फिर क्या होगा, इसका तरीका ये हो जाएगा कि देखिए इसको हम लोग जो ये यहाँ पे लिखा हुआ ना 3a की पावर -3, ठीक है 3a की पावर जो -3 लिखा हुआ है उसको मैं 3 पार्ट में बांट देता हूँ। देखिए a की पावर -5 को मैंने लिख लिया, ठीक है a की पावर -5 को मैंने लिख लिया, उसके बाद a की पावर -4 को भी लिख लिया। ये जो 3a की पावर -3 ना इसको 3 पार्ट में बांट देता हूँ, a की पावर -3, a की पावर -3, a की पावर -3, ठीक है, और बाकी फिर नंबर को +1 प्लस a की पावर 8 प्लस a की पावर 10। अब देखिए कितने नंबर हो चुके हैं मेरे, अब टोटल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर है, तो डिवाइडेड बाई 8 ग्रेटर देन आर इक्वल टू। अब इसको मल्टीप्लाई करके उसके ऊपर हम लोग क्या लगाने वाले हैं 1/8 लगाने वाले, मल्टीप्लाई करिए तो a की पावर देखिए -5 -4 -9 -3 -12 -12 और -3 -15 -18 और a की पावर +18, तो कुल मिला कितना हो गया a की पावर 0
और कांस्टेंट हमारे पास कितना हो जाएगा, 1 ही कांस्टेंट है, तो 1 इंटू ए की पावर जीरो, ए की पावर जीरो तो 1 ही होता है, 1 की पावर 1/8 कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और ये जो लेफ्ट वाली चीज़ है ना, उसको राइट में मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। इसका मतलब ये जो दिए गए नंबर थे, तो उनका जो सम की जो मिनिमम वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 8 आ जाएगी। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था, स्टैंडर्ड क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ दिस, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के इफ 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 20। तो देखिए, अगर अल्फा और बीटा इसके जीरोज हैं तो एक इक्वेशन तो यही बन जाएगा कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए का मतलब 6 हो गया। और दूसरा इक्वेशन मुझे क्या दिया हुआ है, दूसरा एक अल्फा प्लस बीटा इतना हो गया। और यहाँ से एक इक्वेशन और हम बना सकते हैं कि अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए, ठीक है ना, क्योंकि मुझे के की वैल्यू निकालनी है, के तो आना ही चाहिए। अब देखिए, अल्फा प्लस बीटा 6 है, अल्फा प्लस बीटा मेरा कितना है, 6 है, और दूसरा इक्वेशन कितना, 3 अल्फा प्लस 2 बीटा। तो हम लोग क्या करते हैं ना, इस इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2 अल्फा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक है ना, 2 अल्फा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। और नीचे कितना है, 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू कितना है, 20 है। इसको सॉल्व कर लीजिए, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, माइनस हो जाएगा, माइनस अल्फा, यहाँ से कितना आ जाएगा, -8, अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 आ जाएगी। अल्फा 8 आ जाएगा तो बीटा कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। बीटा कितना आ जाएगा, -2। तो अल्फा 8 और बीटा -2 इस इक्वेशन में रख दें तो -16 आ जाएगी, किसकी वैल्यू, के की वैल्यू। तो आपसे के की वैल्यू पूछी गई थी, -16 आएगी। इसका मतलब फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 कहा जा रहा है कि 3 क्यूब्स ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर आज मेल्टेड। इनको पिघलाया जाता है और एक नया क्यूब बनाया जाता है। तो फाइंड द हाफ ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ द न्यू क्यूब। तो देखिए, अगर तीन तीन हमारा सॉरी 3 क्यूब है हमारे पास, उनको मेल्ट किया जाएगा अगर, तो एक नया क्यूब उससे बनाया जाता है। इसका मतलब कि जो इसमें मटेरियल इस्तेमाल हुआ है वो तो चेंज नहीं होगा। इसका मतलब तीनों क्यूब का जो वॉल्यूम का सम होगा वो नए वाले क्यूब के वॉल्यूम के बराबर होगा। तो पहले वाले, अच्छा, क्यूब का वॉल्यूम होता कितना है, ए क्यूब होता है। तो ए क्यूब मतलब एक A1 क्यूब प्लस एक दूसरा क्यूब है तो A2 क्यूब, फिर तीसरा कितना है, A3 क्यूब, और एक नया वाला मान लीजिए उसको मैं क्या लिखता हूँ, A क्यूब। ठीक, तो कितना दिया हुआ, साइड कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ ना, मतलब 1 का क्यूब। और यहाँ पे हम लोग वॉल्यूम निकाल रहे हैं, वॉल्यूम को इक्वेट कर रहे हैं हम लोग। फिर 6 का क्यूब, और यहाँ से 8 का क्यूब, और राइट साइड में कितना हो जाएगा, ए का क्यूब। मतलब बड़े वाले जो क्यूब है उसका जो साइड है वो ए है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, अगर हम लोग इसको सम करेंगे अगर, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 8 का क्यूब हो जाएगा कितना, ये हो गया 1 प्लस 216 और 512 इज इक्वल टू ए क्यूब। तो ए हमारा यहाँ से आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। ए इज इक्वल टू 9, मतलब ये परफेक्ट क्यूब बनेगा ना, 729। ठीक है, तो ए इज इक्वल टू 9 आ गया। अब क्या कहा जा रहा है, फाइंड द हाफ ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ द न्यू क्यूब। सरफेस एरिया क्यूब का कितना होता है, सरफेस एरिया अगर क्यूब की अगर हम लोग बात करें तो क्यूब का जो सरफेस एरिया होता है वो कितना था, 6a²। ये करें हाफ ऑफ सरफेस एरिया निकालना है, मतलब 2 से डिवाइड कर दीजिए, मतलब 3a² की वैल्यू बतानी है। तो a² कितना हो जाएगा, 81, और इंटू कितना, 3। तो कुल मिला के हमारा आंसर जो आ जाएगा 243 आ जाएगा। तो फोर्थ ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, ये लेक्चर थोड़ा लंबा होने वाला है, अगर आप इसको लास्ट तक देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ों को आप समझ पाएंगे, और निश्चित रूप से आपको जो है एग्जाम में इससे बिल्कुल हेल्प मिलेगी, चाहे आप किसी भी टीजीटी पीजीटी की तैयारी आप कर रहे हो। ठीक है, पूछा जा रहा है इसकी लेफ्ट लिमिट क्या होगी। ठीक है, तो लेफ्ट लिमिट कहाँ पे निकालनी है, एक्स इज इक्वल टू 4 पे। तो लिखते हैं कैसे हम लोग, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 4 माइनस एफ ऑफ एक्स। ठीक, इसको फिर हम लोग क्या करते हैं, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 लिख देते हैं, और एफ ऑफ जहाँ पे एक्स होता है वहाँ पे कितना पुट कर देते हैं, 4 माइनस एच। तो यहाँ से मेरा कितना हो जाएगा, लिमिट एच टेंडिंग टू 0, फंक्शन में मैं एक्स के जहाँ कितना पुट करूँगा, 4 माइनस एच। कितना हो जाएगा, 4 माइनस एच माइनस 4, और डिवाइडेड बाई नीचे कितना हो जाएगा, 4 माइनस एच माइनस 4। तो यहाँ से ये कट गया, यहाँ से ये कट गया, तो मेरे पास कितना बचा, लिमिट एच टेंडिंग टू 0, और मॉड में कितना बचा, माइनस एच, नीचे कितना बचा, माइनस एच। तो ऊपर से मॉड एच तो बाहर आएगा तो कितना आ जाएगा, एच अपॉन माइनस एच, कट के कितना आ जाएगा, -1। तो जो लेफ्ट लिमिट आएगी वो कितनी आएगी, -1 आएगी। सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या है, कहा जा रहा है कि इफ ए एंड बी आर द टू इवेंट सच दैट पी ऑफ ए ग्रेटर देन 0, पी ऑफ बी इज नॉट इक्वल टू 1। तो आपसे पूछा जा रहा है कि पी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट पी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट डिवाइडेड बाय बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू व्हाट। पी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट अपॉन बी कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू आपसे पूछी जा रही है। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, देखिए कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का एक फार्मूला मैं बता दूं कि पी ए बाई बी आपका होता है पी ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाई पी बी होता है। ठीक है ना, तो ये फार्मूला हम लगाएंगे यहाँ पे। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, पी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, और डिवाइडेड बाई क्या लिखेंगे, पी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक,
अब हम देखिए अगर बात करें तो डिमॉर्गन्स लॉ अगर आप जानते हो तो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट को लिखा जाता है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे निकालना है अब पी ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट और डिवाइडेड बाई पी बी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब पी ए यूनियन बी का जो कॉम्प्लीमेंट होता है, देखिए आपको ये मालूम होना चाहिए किसी इवेंट के अकर होने की प्रोबेबिलिटी और अकर न होने की प्रोबेबिलिटी का सम 1 होता है। तो इसका मतलब मैं यहाँ पे लिखूंगा 1 माइनस पी ऑफ ए यूनियन बी, ठीक है, और डिवाइडेड बाई क्या लिखेंगे हम लोग, पी बी बार लिखेंगे, ठीक है। अच्छा, अब पी ए यूनियन बी का फार्मूला आपको मालूम है क्या होता है, पी ए यूनियन बी का फार्मूला पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, ये फार्मूला होता है। अब मैं वन माइनस पी बी को मैं, अच्छा, डिवाइडेड बाई कितना मेरे पास है, डिवाइडेड बाई मेरे पास है पी बी बार है, ठीक है ना। अब मैं 1 माइनस पी बी को एक ब्रैकेट में ले लेता हूँ, 1 माइनस पी बी को एक ब्रैकेट में ले लेता हूँ, और जो बचे हुए हैं क्या बचा हुआ, माइनस पी ए और प्लस पी ए इंटरसेक्शन बी, उसमें से माइनस कॉमन करके मैं ले लेता हूँ पी ऑफ ए माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। इसको दूसरे ब्रैकेट में लेता हूँ और डिवाइडेड बाई कितना कर देते हैं, पी बी बार कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए 1 माइनस पी बी को हम लोग क्या लिखेंगे, पी बी बार लिखेंगे, ये तो आपको मालूम है। 1 माइनस पी बी को पी बी बार लिखेंगे। अब देखिए पी ए माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, इसको जरा बेन डायग्राम से आप समझिएगा। ए में से अगर मैं, ये मेरा ए है और ये मेरा है बी, ए में से अगर मैं ए इंटरसेक्शन बी को निकाल दूं, ए में से मैं अगर ए इंटरसेक्शन बी को निकाल दूं तो मेरे पास क्या बचने वाला, मैं जरा उसको हाईलाइट कर रहा हूं, मेरे पास ये वाला पोर्शन बचेगा। और इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं ए माइनस बी बोल सकते हैं, या ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट बोल सकते हैं, ठीक है ना, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, इस पोर्शन को हम लोग बोलते हैं, ठीक है। इसका मतलब मेरे पास क्या बचा, अब मेरे पास बचा पी बी बार माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बार, और नीचे कितना मेरे पास है, पी बी बार है, ठीक है ना, पी बी कॉम्प्लीमेंट। अब अलग अलग डिवाइड कर दीजिए, तो पी बी बार अपॉन पी बी बार कितना हो जाएगा 1, और माइनस कितना बचेगा, पी ए इंटरसेक्शन बी बार, और डिवाइडेड बाई कितना है, पी बी बार है, ठीक है ना। और इसको मैं क्या लिखने वाला हूँ, 1 माइनस पी ऑफ, 1 माइनस पी ऑफ ए बाई बी बार, ठीक है ना। अभी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फार्मूला मैंने बताया था, देखिए यहाँ पे, तो पी ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट अपॉन पी बी कॉम्प्लीमेंट को मैं ये लिखूंगा। तो इस तरीके से मेरा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है ना, ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था, तो इसको आपको थोड़ा सा ध्यान से समझना पड़ेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही आसान क्वेश्चन है, फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसके जीरोज निकालने, फैक्टराइज कर दीजिए, 4 रूट 3 और रूट 3 में मल्टीप्लाई किया कितना आ जाएगा 12, और 12 का फैक्टर कितना आ जाएगा 6 और 2 हो जाएगा। -8 लाना है तो क्या कर देंगे, रूट 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2x, और प्लस कितना हो जाएगा 4 रूट 3 हो जाएगा। तो यहाँ से रूट 3x कॉमन कर लेंगे तो कितना मिल जाएगा x माइनस, और x माइनस रूट 3 कॉमन किया है तो कितना हो जाएगा 2 रूट 3, ठीक है ना। और यहाँ से -2 कॉमन कर लेंगे तो कितना हो जाएगा x माइनस 2 रूट 3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। तो x की वैल्यू कितनी मिलेगी 2 रूट 3, और x की दूसरी वैल्यू कितनी मिलेगी 2 बाई रूट 3। तो 2 रूट 3 और 2 बाई रूट 3 के साथ हमारा जो थर्ड ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, इसको मैं थोड़ा सा आपको शॉर्टकट तरीके से बताऊंगा। देखिए कहा जा रहा है कि रेंज क्या होगा इस फंक्शन का। सबसे पहले आप ये समझिए कि अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ क्या बनेगा, ठीक है ना। मैं अगर इसको y लिख दूं तो y इज इक्वल स्क्वायर कर दें अगर, तो ये क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4, मतलब एक सर्कल है और सर्कल का ये ऊपर वाला पार्ट बनेगा, सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4, मतलब 4 रेडियस का एक सर्कल, लेकिन पूरा नहीं लेना है मुझे, सिर्फ ऊपर वाला पार्ट लेना है, क्योंकि y मेरा क्या आ रहा है, पॉजिटिव है ना। देखिए y अंडर रूट है, अंडर रूट का मतलब पॉजिटिव चीज, तो ये ऊपर वाला पोर्शन मेरा ग्राफ में आएगा, ठीक है ना। तो अगर सिर्फ इसका मैं ग्राफ आपको दिखाना चाहूँ तो ये इसका ग्राफ बनेगा, ठीक है, ये इसका ग्राफ बनेगा, और ये पॉइंट कितना होगा -2, ये वाला पॉइंट कितना होगा 2 होगा, ठीक है ना। -2 से 2 ये इसका हो गया, ठीक है ना। और ये अगर हम लोग इसके यहाँ पे बात करें, इस कोऑर्डिनेट की बात करें, इस पॉइंट की बात करें अगर, तो ये कितना मिल जाएगा आपको, ये मिल जाएगा आपको 0,2 मिल जाएगा, ठीक है ना। 0 रख दीजिए आप, तो 0,2 मिल जाएगा, एक्स की वैल्यू 0 रखेंगे तो वाई की वैल्यू 2 आ जाएगी, ठीक। तो ये मैंने ग्राफ बताया किसका, अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर का। इसका मतलब ये हो गया कि अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपका जो बिलोंग करता है वो कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करता है, ये आपका बिलोंग करता है 0 से लेकर कितने तक, 2 तक, ठीक है ना, 0 से लेकर कितने तक, 2 तक करता है, ठीक है ना। तो देखिए अगर हम लोग बात करें जीरो, ये हमारा 0 से लेकर कहाँ तक बिलोंग करेगा, 0 से लेकर 2 तक, क्लोज्ड 0 से लेकर कहाँ तक 2 तक, ठीक है। अब देखिए 2 हम लोग इसलिए नहीं ले रहे हैं ना,
कि देखिए लॉग, अब जो लॉग को इनपुट मिलने वाला है, लॉग को इनपुट कितना मिलने वाला है, 0 से लेकर 2 तक मिलने वाला है, ठीक है। लॉग को इनपुट कितना मिलने वाला है, 0 से लेकर 2 मिलने वाला है। 0 हम लोग इसलिए लगा, जीरो जीरो पे जीरो इंक्लूड होगा कि नहीं होगा जरा समझिएगा। अगर हम लोग 0 लगा दें तो कितना हो जाएगा, जीरो, लॉग 0 कितना हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी, ठीक है। तो देखिए अगर हम लोग, अगर लॉग का ग्राफ अगर आप जानते हो, ये लॉग का ग्राफ मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ये लॉग का ग्राफ हो गया, ठीक है ना। तो लॉग को जो इनपुट दिया जा रहा है वो कितना जा रहा है, 0 से 2 दिया जा रहा है। तो 0 तो पे आप समझते हैं ना, 0 पे ये मेरा पॉइंट है 0 और यहाँ पे कहीं 2 होगा। तो 0 से 2 का मतलब आप ये इतना पोर्शन आएगा, 0 से लेकर ये इतना, इतना पोर्शन ग्राफ का आएगा। मतलब जो ये जो वैल्यू है ना, ये कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेगी, ये बिलोंग करेगी माइनस इन्फिनिटी से चलेगी। और 2 पे वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 पे वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 किसको दिया गया, लॉग को दिया गया ना, तो कितना देगा, लॉग 2 देगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब इसका जो रेंज आएगा वो कितना आ जाएगा, लॉग ऑफ अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर, मेरा कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेगा, माइनस इन्फिनिटी से लॉग 2। तो थर्ड ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। वैसे भी आप इसको जो है वाई मान के, एक्सपोनेंशियल मान के भी कर सकते हो, वहां से भी इजिली ये आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 3 की पावर x प्लस वाई आपको दिया गया 81, तो 81 को 3 की पावर 4 लिखेंगे। तो यहाँ से दोनों तरफ को हम कंपेयर करेंगे तो x प्लस वाई कितना बन जाएगा, 4 बन जाएगा। और यहाँ पे 81 की पावर x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, तो 81 को हम लोग क्या लिखेंगे, 3 की पावर 4, और ऊपर क्या लगा हुआ, x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 की पावर 1, ठीक है ना। तो यहाँ से x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना बन जाएगा, 1/4। इसको सॉल्व कर लेना है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, इसको सॉल्व ऐड कर दीजिए, वाई वाई कट गया, 2x इज इक्वल टू कितना मिलेगा, 4 प्लस 1/4, 17/4। तो 2 उधर भेजेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 17/8 आ जाएगी, ठीक है ना। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर देखिए कहा जा रहा है कि टू सर्कल C1 एंड C2 डू नॉट इंटरसेक्ट एंड आर प्लेस्ड एज सोन इन फिगर, जैसा फिगर में दिखाया गया है। आपसे कहा जा रहा है रेडियस ऑफ द सर्कल C1 एंड C2 आर 3 एंड 2। पहले जो सर्कल का रेडियस कितना है, 3 है, दूसरे सर्कल का रेडियस कितना है, 2 है, ठीक है ना। तो रेस्पेक्टिवली फाइंड द डिस्टेंस एंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज 6। उनके सेंटर के बीच का डिस्टेंस कितना है, 6 है, ये डिस्टेंस कितना है, 6 है, ठीक है। तो पूछा जा रहा है डायरेक्ट देन द डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट मीट एट S1, देन फाइंड O2S1। O2S1 कौन है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, O2S1 ये यहाँ से लेकर यहाँ तक है, ये वाला डिस्टेंस आपसे पूछा जा रहा है कितना होगा। O2 मतलब सेकंड वाले सर्कल के बीच में, और S2 O2S1, सॉरी O2S1 मतलब ये वाला डिस्टेंस आपसे पूछा जा रहा है। देखिए इसकी एक खास बात होती है कि अगर मान लिया कि ये दो सर्कल है, पहले एक थ्योरम समझ लीजिए आप अच्छे से। ये दो सर्कल है मेरे पास, ठीक है। यहाँ पे मान लीजिए ये रेडियस है R1 और ये वाला मेरा रेडियस कितना है, R2, ठीक है। और इस पर एक डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट ऐसे बनाया गया है, ये बनाया गया मान लीजिए, ठीक है ना। और ये मान लिया कि आगे चल के कहीं पे मान लीजिए इस तरीके से मीट करता है, मान लीजिए आगे मैं कहीं ऐसे मीट करवा देता हूँ, ठीक है। तो इसके लिए देखिए इसके लिए हमारे पास एक थ्योरम होता है, ठीक है ना। उस थ्योरम को मैं लिखने जा रहा हूँ। वो थ्योरम हमारा क्या है, हमारा थ्योरम है R1/R2, R1/R2 मतलब पहले वाले का रेडियस डिवाइडेड बाय दूसरे वाले का रेडियस, ठीक है, इज इक्वल टू O1 S, ये यहाँ पे मान लीजिए O1 है और यहाँ पे क्या है S1। तो O1 से लेकर कहाँ तक की डिस्टेंस, S1 तक की डिस्टेंस, ठीक है, O1 S1। और फिर यहाँ पे O2 था ना, तो O2 से लेकर कहाँ तक की डिस्टेंस, S1 तक की डिस्टेंस, O2 और S1। इस थ्योरम को आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे वैल्यू को पुट कर दीजिए आप, ठीक है। तो पहले क्या दिया गया, R1 रेडियस, पहला रेडियस कितना 3 है, डिवाइडेड बाय सेकंड रेडियस कितना है 2 है, तो 3/2 हो गया मेरे पास। और इज इक्वल टू देखिए ये डिस्टेंस O1 O2 के बीच का डिस्टेंस 6 है। मान लीजिए मैं इसके आगे के डिस्टेंस को इसको x मान लेता हूँ, ठीक है। तो ये ऊपर कितना आ जाएगा मेरे पास 6 + x, और नीचे मेरे पास कितना आ जाएगा x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें 3x इज इक्वल टू 12 + 2x। तो 3x - 2x कितना आ जाएगा, x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। x ही मुझे पूछा जा रहा था, तो x मेरा कितना आ गया, 12 आ गया। इसका मतलब फोर्थ ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। कहा जा रहा फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राई सेक्शन ऑफ द स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग दिस एंड दिस। देखिए दो पॉइंट तो आपको दिए ही गए हैं, एक पॉइंट है A 1, और जो दूसरा पॉइंट है मेरा B वो कितना, -3, 4, ठीक है। पॉइंट ऑफ ट्राई सेक्शन का मतलब ये हो गया, एक पॉइंट मुझे यहाँ पे P खोजना है और एक पॉइंट मुझे क्या करना है, Q खोजना है, कि सच दैट ये जो तीनों डिस्टेंसेज है ना, ये 3 पार्ट में बट गया, मतलब बराबर बराबर पार्ट्स में बट जाना चाहिए। अब यहाँ पे हम सेक्शन फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे। जब मुझे P का कोऑर्डिनेट निकालना होगा ना, तो मैं इसको कितना ले लूंगा, 1 यूनिट, और दूसरे वाले को कितना ले लूंगा, 2 यूनिट, मतलब 1:2 रेशियो हो जाएगा। P पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए जो रेशियो मेरा आएगा, P पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए जो रेशियो आएगा, मतलब M1:M2, वो कितना आ जाएगा, 1:2 आ जाएगा। अब सेक्शन फार्मूला तो आप जानते ही हैं,
तो p का कोऑर्डिनेट मैं लिखने जा रहा हूँ m1 x2, m1 कितना 1 और x2 मेरा कितना -3, तो 1 इंटू -3 प्लस m2 x1, m2 कितना 2 और x1 मेरा कितना 1, m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 कितना हो गया 3। इसी तरीके से m1 y2 तो कितना हो जाएगा 1 इंटू 4 कितना हो जाएगा 4 प्लस m2 y1 मतलब -4 अपॉन m1 प्लस m2 तो कितना हो जाएगा 3। तो ये जो पॉइंट है ये वाला पॉइंट मुझे कितना मिल जाएगा -1/3 कामा 0, -3 + 2 मतलब -1/3 और 4 - 4 मतलब 0, -1/3 0 एक पॉइंट तो मिलेगा। आइए ऑप्शन में देखते हैं। पहले में -1/3 नहीं है ना, ये गलत है। दूसरे में -1/3 नहीं है ना, गलत है। थर्ड में -1/3 भी नहीं है, गलत है। तो फोर्थ में -1/3 कामा 0 है, इसका मतलब फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो आपको क्यू कोऑर्डिनेट यहाँ पे निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ऑप्शन में -1/3 कामा 0 का एक ही ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 टेक्निकल क्वेश्चन है। कहा जा रहा है द रेंज ऑफ ए बी इफ मॉड ऑफ ए लेस देन आर इक्वल टू 1 एंड ए प्लस बी इज इक्वल टू 1 इज व्हाट। मैं आपसे जो एक रिक्वेस्ट करूंगा कि इन क्वेश्चंस को आप सबसे पहला वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई करिए, और उसके बाद अगर आप नहीं सॉल्व कर पाते हैं तो इसको सोल्यूशन को देखिए, और सॉल्व कर भी लेते हैं तो आप जो देखिएगा कि आपके अप्रोच और मेरे अप्रोच में क्या डिफरेंस है। ठीक है, चलिए यहाँ पर दिया गया ए बिलोंग्स टू -1 to 1, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, सॉरी मॉड ऑफ ए, यहाँ पर देखिए लिखा गया है मॉड ऑफ ए लेस देन आर इक्वल टू 1, तो मॉड की प्रॉपर्टी से इसको क्या लिख पाएंगे, ए बिलोंग्स टू -1 to 1, हम लिख पाएंगे ए बिलोंग्स टू -1 to 1। ठीक है ना, ए मेरा कहाँ से कहाँ तक बिलोंग कर रहा है, -1 to 1 में बिलोंग करेगा। ठीक है, अब कहा जा रहा है ए प्लस बी 1 है, और मुझे मुझे क्या करना है, ए बी की वैल्यू निकालनी, ए बी का रेंज निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ए बी तो निकालूं, तो ए बी के लिए मैं कैसे निकालूंगा, ए लिख देता हूं, अब बी की वैल्यू यहां से पुट कर देता हूं 1 - ए, तो ए बी कितना आ जाएगा, ए बी आ जाएगा मेरा ए स्क्वायर ए माइनस ए स्क्वायर। ठीक है ना, कितना आ जाएगा ए माइनस ए स्क्वायर, मेरे पास ये आ जाएगा ए माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, अब ए माइनस ए स्क्वायर को, ए माइनस ए स्क्वायर का आपको क्या निकालना, मिनिमम वैल्यू, और क्या निकालना, मैक्सिमम वैल्यू, जबकि ए हमारा कहाँ से कहाँ तक बिलोंग कर रहा है, -1 to 1 के बीच में बिलोंग कर रहा है। एक तो तरीका ये हो सकता है कि इसका ग्राफ मैं ड्रॉ करके दिखा दूं, दूसरा तरीका इसका हो सकता है कि हम मैक्सिमा मिनिमा इसमें लगा लें। ठीक है ना, ठीक है, तो देखिए ए माइनस ए स्क्वायर का अगर आप ग्राफ बनाना चाहेंगे तो मैं ग्राफ भी बना के आपको दिखा दूंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और इसको हम लोग डायरेक्ट भी जो है जनरल मेथड से भी सॉल्व करके कर सकते हैं। कैसे करेंगे, देखिए इसमें से माइनस कॉमन कर लीजिए, कितना हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए, परफेक्ट स्क्वायर इसको बनाइए, कितना हो जाएगा 1/4 ऐड कर देते हैं, 1/4 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ठीक है ना, तो ये कितना बन जाएगा, यहाँ से यहाँ तक परफेक्ट स्क्वायर बन गया ये, और माइनस आप -1/4 मतलब 1/4 माइनस यहाँ से कितना हो जाएगा a - 2 का होल स्क्वायर, ये बन गया। ठीक है, अब देखिए, अब हमारा ए बी का मुझे रेंज निकालना, रेंज का मतलब क्या होता है, यहाँ पे मैं मिनिमम वैल्यू लिखने वाला हूँ, यहाँ पे मैं मैक्सिमम वैल्यू लिखने वाला हूँ। ठीक है ना, अच्छा, अब देखिए ए बी ऐसा आ चुका है, तो ए बी हमारा, जब ए बी हमारा मैक्सिमम कब होगा, ए बी मेरा मैक्सिमम तब होगा जब राइट वाली चीज़ क्या हो, मिनिमम, सॉरी ए बी मेरा मैक्सिमम तब होगा जब ये जो परफेक्ट स्क्वायर है ना, मैं ये क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। क्यों, क्योंकि मैं सबसे कम से कम चीज़ सब्ट्रैक्ट करूंगा तभी मेरा ए बी क्या आएगा, मैक्सिमम आएगा। तो ए -1/2 का होल स्क्वायर, कोई चीज़ होल स्क्वायर है ना, तो उसके सबसे कम वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। ठीक है ना, इसका मतलब ए बी की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो मुझे मिल चुकी है, ए बी का मैक्सिमम वैल्यू मुझे मिल चुका है, वो आएगा कितना, 1/4 आएगा। ठीक है ना, तो ऑप्शंस में देखते हैं, राइट में 1/4 होना चाहिए, मैक्सिमम में 1/4, तो ये तो फर्स्ट एलिमिनेट हो जाएगा, 1/4 चलेगा, 1/4 चलेगा, 0 2 ये एलिमिनेट हो जाएगा। तो अभी भी 2 ऑप्शन है आपके पास। ठीक, तो अब मुझे मिनिमम निकालना है। मिनिमम देखिए मैं कैसे निकालूंगा, तो ये मेरा जो है ना ए बी हमारा मिनिमम तब होगा जब जब मेरा a - 1/2 का होल स्क्वायर क्या हो, मैक्सिमम हो, जब मेरा a - 1/2 का होल स्क्वायर क्या हो, मैक्सिमम हो। ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यहाँ बीच में सब्ट्रैक्शन लगा हुआ है ना, तो इसको अगर आप मिनिमम करना चाहते हैं, मिनिमम करना चाहते हैं, इसका मतलब ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ आप सब्ट्रैक्ट करिए। तो ए बी विल बी मिनिमम, ए बी हमारा कब मिनिमम होगा, व्हेन a - 1/2 का होल स्क्वायर इज मैक्सिमम। ठीक है, अच्छा, अब एक एक कंडीशन भी दी गई है, ए आप या इससे ज्यादा कुछ नहीं ले सकते हैं, -1 to 1 से ज्यादा नहीं ले सकते हैं। अब अगर मैं 1 लूंगा तो 1 - 1/2 ये तो कम हो जाएगा ना, तो इस पे मैक्सिमम नहीं देगा। और अगर मैं -1 लूंगा इसमें, तो -1 और -1/2 चीजें ऐड हो जाएंगी, -1 और -1/2, तो ये यहाँ पे मैक्सिमम मिलेगा मुझे। तो कितना हो जाएगा ये, -1 - 1/2 कितना हो जाएगा, -3/2 का स्क्वायर 9/4। ठीक है ना, 9/4। ठीक, तो इसका मतलब ये हो गया कि a - 1/2 का होल स्क्वायर, जो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 9/4 है। तो अगर मुझे ए बी को मैक्सिमम करना है, ठीक है, सॉरी मिनिमम करना है,
ए बी को मुझे मिनिमम करना है, तो 1/4 और -9/4, तो कुल मिला कितना हो जाएगा -8/4, कुल मिला कितना हो जाएगा -2। ठीक, तो इसका मतलब इसका जो लेफ्ट में वैल्यू आएगी -2 और राइट में वैल्यू मतलब मिनिमम वैल्यू -2 और मैक्सिमम वैल्यू हमने कितना निकाला था 1/4, तो -2 का 1/4 इसका रेंज हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो जाएगा। तो टेक्निकल क्वेश्चन है, अगर एक बार में आपको न समझ में आए तो दोबारा फिर से देखिएगा वीडियो को। कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 16 में फोर्थ टर्म एक्सपेंशन में 5/2 है, जहां पे x बिलोंग्स टू r, तो a और n की वैल्यू क्या क्या हो सकती है। बाइनोमियल थ्योरम का क्वेश्चन है ये। तो देखिए सबसे पहले हम इसका जनरल टर्म निकालेंगे, r + 1 टर्म निकालेंगे, तो कितना आ जाएगा NCR, मतलब NC और NCR, ठीक है ना। तो NC फोर्थ टर्म है ना, तो T3 + 1 लिखेंगे ना यहाँ पे, TR + 1 का मतलब T3 + 1 लिख देंगे डायरेक्ट, एक स्टेप बच जाएगा हम लोग का। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ T3 + 1, तो NCR, R कितना हो गया 3 होगा, तो NC3। फार्मूला क्या होता है, एक बार फार्मूला जल्दी से लिख दूँ, NCR TR + 1 = NCR x की पावर n - r y की पावर r, ठीक। तो NCR हो गया NC3, x कितना है AX है, तो AX की पावर कितना हो जाएगा n - r मतलब n - 3, और y की पावर r, y कितना 1/x, उसकी पावर r मतलब r कितना 3 है। थोड़ा अगर मैं इसको अच्छे से लिखूं तो मैं इसको क्या लिखने वाला हूं, इसको मैं लिखूंगा NC3 और फिर मैं लिखूंगा a की पावर n - 3 और x की पावर मैं कितना लिखूंगा n - 6 लिखूंगा, ठीक है ना। अब देखिए क्वेश्चन में कहा गया कि फोर्थ टर्म तो 5/2 है, 5/2 तो कांस्टेंट है, तो ये कांस्टेंट तब आएगा जब यहाँ पे x ना रहे। तो x कब नहीं रहेगा, x कब नहीं रहेगा, जब हमारे पास n - 6 कितना मिल जाए, 0 मिल जाए। इसका मतलब n मेरा कितना मिल जाए 6 मिल जाए। तो जब मेरा n 6 मिलेगा तभी हम लोग का जो है तभी काम हो पाएगा। तो n की वैल्यू कितनी हो गई 6 हो गई। अब अगर मैं n = 6 रख दूं तो हमारा जो फोर्थ टर्म आएगा वो कितना आएगा 6c3 और a की पावर 3 आ जाएगा, और इसकी वैल्यू कितनी दी गई है 5/2 दी गई है, ठीक है ना। 5/2 6c3 को अगर हम लोग सॉल्व कर लें तो कितना हो जाएगा 6/3 5/2 4/1, और यहाँ पे कितना a³ = कितना 5/2 है। तो 5 5 से कट गया और 3 2 से कितना हो गया 6 कट गया, तो हमारे पास जो बचा a³ तो वो कितना आ जाएगा 1/8, तो a की वैल्यू हमारे पास कितना आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। तो a 1/2 n 6, इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन में, कहा जा रहा है इन द गिवन फिगर O द सेंटर ऑफ द सर्कल इज सेंटर O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड एंगल OAC 30 है। एक बड़ा सा मैं फिगर बना लेता हूँ, ये हो गया, और यहाँ पे एक टेंजेंट बना देता हूँ मैं ऐसे, ये हो गया है, और यहाँ पे ऐसे बनाया गया है, फिर ये ट्रायंगल है, ठीक है ना, और यहाँ पे कहीं सेंटर है, इसे ऐसे मैंने ज्वाइन करवा दिया, और यहाँ पे एक टेंजेंट खींचा गया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से आपसे कहा जा रहा है कि एंगल OAC 30 है, तो एंगल OAC 30 का मतलब ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। अब अगर ये 30 हुआ तो ये वाला भी कितना हो जाएगा 30, क्योंकि ये हमारा जो ट्रायंगल OAC है ना, ये कैसा है आइसोसेलेस ट्रायंगल है ना, समद्विबाहु त्रिभुज है, क्योंकि रेडियस दोनों का बराबर है ना, तो दो साइड बराबर है, तो दोनों के सामने के एंगल भी क्या होते हैं बराबर होते हैं, 30 30 हो जाएगा। तो ये वाला कितना हो जाएगा 60 होगा, ये वाला 120 हो जाएगा। और अगर ये 120 हो गया तो एक थ्योरम आपने पढ़ा होगा ना कि अगर ये हमारा मान लिया कि कोई कॉर्ड है तो सेंटर पे जितना सर एंगल बनाएगा और मान लीजिए सरकमफेरेंस पे जो एंगल बनाएगा, तो यहाँ वाला एंगल थीटा और यहाँ वाला एंगल कितना होता है 2 थीटा, ये थ्योरम आपको मालूम होगा। तो ये 120 है, इसका मतलब ये कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। अब देखिए एक अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम होता है, उसको जल्दी से आप समझ लीजिए। एक अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम क्या होता है, तो हमारा अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम ये होता है कि मान लिया कि ये एक मैंने कॉर्ड खींचा तो एक सेगमेंट बन गया हमारे पास, एक वाला ये माइनर सेगमेंट और ये वाला क्या हो गया मेजर सेगमेंट, ठीक। और यहाँ पे मैं क्या खींच देता हूँ टेंजेंट खींच देता हूँ, ठीक है ना। ये मैंने क्या खींच दिया टेंजेंट खींच दिया। अब देखिए ये जो टेंजेंट है ये इस कॉर्ड के साथ जो भी एंगल बनाएगा, मान लीजिए यहाँ पे थीटा बनाया, तो अब जो है जो ये मेजर सेगमेंट में ये जो कार्ड जो एंगल बनाएगा, मान लीजिए यहाँ पे ये एंगल जो बनाया तो वो भी एंगल कितना होता है थीटा होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे चूंकि एंगल कितना बन चुका 60, तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ वाला भी एंगल हमारा कितना हो जाएगा, ये जो एंगल मेरा हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यही एंगल आपसे पूछा गया था, क्या पूछा गया था एक्यूट एंगल बिटवीन AC एंड द टेंजेंट। AC हमारा कहाँ था, एक बार फिगर में मैं फिर से आपको दिखा दूं, ये मेरा क्या था P था, ये मेरा क्या था Q था, और ये AC। तो AC PQ के साथ जो एक्यूट एंगल बना रहा है कितना बना रहा है 60 बना रहा है, इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। तो इसमें अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम का इस्तेमाल किया गया था, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 में आपसे कहा जा रहा है इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस आर tan 30 एंड tan 50 रेस्पेक्टिवली देन द वैल्यू ऑफ 2 + q - p इज इक्वल टू व्हाट। तो इसका रूट tan 30 और tan 15 है, इसका मतलब ये हो गया
कि tan 30 सम ऑफ द रूट्स, मतलब tan 30 प्लस tan 15 सम ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, मतलब माइनस बी। और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स अगर मैं लिखूँ तो tan 30 इंटू tan 15 की अगर हम लोग बात करें तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स कितना होता है, सी बाई ए, मतलब कितना हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए मुझे वैल्यू किसकी निकालनी है, अब मुझे वैल्यू निकालनी है किसकी, फाइंड द वैल्यू ऑफ ये वैल्यू निकालनी है। इसके लिए देखिए एक काम मैं करता हूँ, अगर हम लोग tan 45 को लिखना चाहें तो tan 45 को मैं क्या लिख सकता हूँ, tan 45 को मैं लिख सकता हूँ tan 30 प्लस 15, और tan a प्लस बी का फार्मूला लगाऊंगा तो कितना आता है tan a प्लस बी का फार्मूला, tan a प्लस tan b। देखिए tan a प्लस tan b मतलब यहाँ से मुझे कितना मिलने वाला, माइनस p, तो ऊपर हो जाएगा माइनस p, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, और tan a tan b की वैल्यू कितना q, तो 1 माइनस q, और tan 45 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो यहाँ से आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 1 माइनस क्यू इज इक्वल टू माइनस p, p को आप लेफ्ट में अगर बुला लीजिए, ठीक है ना, यहाँ पे क्या दिया q माइनस पी ना, q को राइट में ले लीजिए, तो q माइनस पी इज इक्वल टू मेरे पास कितना आ गया 1। ये क्या पूछ रहे हैं, q माइनस पी और प्लस 2 दोनों तरफ 2 ऐड कर दीजिए, तो q माइनस पी प्लस 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन मेरा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा, डिटरमाइन द रेशियो एंड द वैल्यू ऑफ m इन विच दिस पॉइंट डिवाइड्स दिस एंड दिस। ठीक है ना, तो देखिए ये वाला जो पॉइंट यहाँ पे सेक्शन फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे, तो ये पॉइंट है पी एम कामा 6, ये क्या करता है a माइनस 4 कामा 3 को और b 2 कामा 8 को, ठीक है ना, किस रेशियो में डिवाइड करता है, ये पूछना चाहते हैं किस रेशियो में ये क्या करता है, डिवाइड करता है। मैं मान लेता हूँ कि लैम्डा इज टू 1 में डिवाइड करता है, ठीक है ना, तो लैम्डा इज टू 1 में अगर डिवाइड करता है तो p का कोऑर्डिनेट पहले मैं सेक्शन फार्मूला से निकालता हूँ, तो कितना आ जाएगा, y कोऑर्डिनेट कितना आएगा, पहले समझिए y कोऑर्डिनेट कितना आएगा मेरा, p का y कोऑर्डिनेट, ठीक है ना, p का y कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा m1 y2 मतलब कितना हो जाएगा 8 लैम्डा, और प्लस m2 y1 मतलब 3 अपॉन m1 प्लस m2 कितना आ जाएगा लैम्डा प्लस 1। तो y कोऑर्डिनेट आ गया और y कोऑर्डिनेट कितना दिया हुआ 6 दिया हुआ, तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी, कितनी आ जाएगी 8 लैम्डा प्लस 3 अपॉन लैम्डा प्लस 1 इज इक्वल टू 6, इक्वेट कर दीजिए, तो 8 लैम्डा प्लस 3 इज इक्वल टू 6 लैम्डा प्लस 6, तो 8 लैम्डा माइनस 6 लैम्डा कितना आ जाएगा 2 लैम्डा, 6 माइनस 3 3 हो जाएगा, तो लैम्डा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3/2, तो रेशियो कितना आ जाएगा 3:2। आइए रेशियो कितना हो जाएगा हमारा 3:2। ऑप्शन में देखते हैं, पहला ऑप्शन 3:4 रॉन्ग है, दूसरा ऑप्शन 3:4 रॉन्ग है, 3:2 में अभी भी 2 ऑप्शन है, तो इसका मतलब मुझे यम की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो पी का मैं एक्स कोऑर्डिनेट निकालता हूँ सेक्शन फार्मूले से, तो m1 x2 मतलब कितना हो जाएगा 2 लैम्डा, प्लस m2 x1 का मतलब कितना हो जाएगा -4 अपॉन m1 प्लस m2 कितना हो जाएगा लैम्डा प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है ना। और ये कितने के बराबर है, ये m के बराबर है, तो इसका और लैम्डा की वैल्यू कितनी 3/2, तो 2 इंटू 3/2 -4 अपॉन 3/2 प्लस 1 मतलब 5/2, और ये किसके बराबर है मेरा 5/2, ये किसके बराबर है m के, यम के बराबर है, ठीक है ना। तो यहाँ से 2 2 कट जाएगा, 3 - 4 -1 आ जाएगा, और -1 ये ऊपर जाएगा तो कितना आ जाएगा 2/5 है ना, इज इक्वल टू m, ठीक है ना। तो मैंने ठीक किया कैलकुलेशन ना, -2/5, ठीक है ना। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो ये आ जाएगा -2/5, यम की वैल्यू कितनी आ जाएगी -2/5। आइए ऑप्शंस पे देखते हैं, -2/5 है कहीं पे, यस, थर्ड ऑप्शन में देखिए यम की वैल्यू -2/5 है, और फोर्थ ऑप्शन यम की वैल्यू 2/5 है, तो फोर्थ ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा, फर्स्ट सेकंड ऑलरेडी एलिमिनेट था, तो थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि अगर a प्लस बी π/4 है तो आपको बताना है कि tan a प्लस 1 tan b प्लस 1 का मल्टीप्लिकेशन कितना आएगा। ठीक है, तो पहले आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो इसको मल्टीप्लाई अगर हम लोग कर लें तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा tan a tan b, ठीक है, tan a tan b, और प्लस कितना हो जाएगा tan b, और प्लस कितना हो जाएगा tan a, और फिर कितना हो जाएगा +1। ठीक है, इसकी वैल्यू ये जानना चाहते हैं। ठीक है, अच्छा अब देखिए a प्लस बी मुझे π/4 दिया गया है ना, तो दोनों तरफ मैं tan अप्लाई कर देता हूँ, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि tan a प्लस बी इज इक्वल टू tan π/4, tan π/4 कितना होता है 1, और tan a प्लस बी का फार्मूला कितना होता है tan a प्लस tan b, ठीक है, अपॉन 1 माइनस tan a tan b, और 1 माइनस tan a tan b इज इक्वल टू कितना हो गया 1। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो कितना हो जाएगा tan a प्लस tan b, ठीक है, इज इक्वल टू 1 माइनस कितना हो जाएगा tan a tan b। ठीक है, अब जो मुझे चाहिए जरा उसको भी आप देखते रहिएगा। ठीक है, ये मुझे चाहिए होगा, तो सारी चीज़ों को लेफ्ट में ले लीजिए आप, तो कितना आ जाएगा मेरे पास आ जाएगा tan a tan b प्लस tan a प्लस tan b, ठीक है, tan b, और कितना आ जाएगा मेरे पास, यहाँ पे आ जाएगा -1, है ना, या इतना ही रखिए, इतने की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी ना। अब इसमें मैं सब्सिट्यूट कर देता हूँ, इसकी वैल्यू कितनी हो गई 1 और +1, इसका मतलब मेरा आंसर कितना आएगा 2 आएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है,
बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 कहा जा रहा है 21 में इफ द नंबर 11 की पावर 6 इज डिविजिबल बाय डिवाइडेड बाय 7 द रिमाइंडर क्या होगा। तो यहाँ पे मैं कांग्रुएंट मॉडुलो एम का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करूंगा। अगर आपको नहीं आता तो मैं समझा दूंगा। देखिए 11 का स्क्वायर करूं अगर मैं तो कितना आता है 121। 121 को अगर मैं 7 से डिवाइड कर दूं, 121 को 7 से आप डिवाइड कर दे, रिमाइंडर कितना बचेगा? 7 1 जा 7 बचा 5, 7 7 जा 49, 2 बचेगा। तो यहाँ पर रिमाइंडर लिखा जाता है कि 11 का स्क्वायर इज कांग्रुएंट टू मॉडुलो 7, 2 मॉडुलो 7। ठीक, अब 11 की पावर 6 लाना है तो दोनों तरफ क्यूब कर देता हूँ मैं। तो 11 की पावर कितना हो गया 6 इज कांग्रुएंट टू 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8 और कितना हो जाएगा मॉडुलो 7। तो यहाँ वाला जो नंबर यहाँ वाले नंबर से ज़्यादा हो जाता है ना तो उसको हम डिवाइड करके लिखते हैं। तो 8 को डिवाइड कर दीजिए 7 से, 7 1 जा 7 बचा 1। तो हम इसको और अच्छे से लिखें तो 11 का पावर 6 इज कांग्रुएंट टू 1 मॉडुलो 7। इसका मतलब ये हो गया कि 11 की पावर 6 को अगर आप 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचने वाला है? 1 बचने वाला है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 डायरेक्ट रिजल्ट है। कहा जा रहा है कि स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ दीज ऑब्जर्वेशन, ये बहुत सारे ऑब्जर्वेशन दिए गए हैं, इसका स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है? √10 है। तो कहा जा रहा है देन द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ दिस ऑब्जर्वेशन इज व्हाट। अब देखिए एक कॉन्सेप्ट मैं बता देता हूँ कि अगर मान लीजिए x1 x2 x3 डॉट डॉट xn कोई डेटा दिया हुआ है, इसका स्टैंडर्ड डेविएशन मान लिया कि कुछ भी मैं कह देता हूँ, सपोज k है। कितना है? k है। और अगर मैं इसमें कुछ ऐड कर दूं, सभी नंबर में मैं कुछ ऐड कर दूं, मतलब डी ऐड कर दिया, x1 प्लस डी, x2 प्लस डी और डॉट 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 xn प्लस डी, सभी डेटा में मैंने डी ऐड कर दिया। अब आपसे कोई पूछे कि स्टैंडर्ड डेविएशन बताइए, तो आपको बताना कि स्टैंडर्ड डेविएशन अभी भी कितना आएगा? k आएगा। तो ऊपर वाले नंबर को और नीचे वाले नंबर को ध्यान से देखिए। ऊपर वाले सभी नंबर में मैं अगर 20 ऐड कर दूं, 20 ऐड कर दे, 20 माइनस 5 कितना आ गया? 15। 20 माइनस 4 कितना आ जाएगा? 16। 20 माइनस 3 कितना आ जाएगा? 17। देखिए 20 ऐड करने से नीचे वाला सारा डेटा मिल जा रहा है। तो इसका मतलब उसका स्टैंडर्ड डेविएशन चेंज नहीं होगा। पहले √10 था तो अभी भी कितना रहेगा? √10 रहेगा। इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 कहा जा रहा है इफ द डिस्टेंस ऑफ बिटवीन दिस पॉइंट इज 5 देन वैल्यू ऑफ p इज इक्वल टू व्हाट। डिस्टेंस फार्मूला लगा दीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे स्क्वायर का x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर मतलब 9 प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। डिस्टेंस फार्मूला लगा दिया, p स्क्वायर कितना हो गया 16, p की वैल्यू प्लस माइनस 4 आ जाएगी। तो इसमें तो कोई बात नहीं है। अगर ऐसे क्वेश्चन आप गलत करेंगे एग्जाम में तो दिक्कत हो जाएगी फिर। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 कहा जा रहा है कि डिवाइड करिए इसको किससे? 2x प्लस 1 से, फाइंड द कोसेंट एंड रिमाइंडर। तो एक तो तरीका ये हो सकता है जैसे आप क्लास 10th में बच्चों को बताते हैं कि कैसे जो है एक्चुअल डिवीजन कैसे किया जाता है, वैसे कर लीजिए। दूसरा एक तरीका होता है सिंथेटिक डिवीजन का। दूसरा एक तरीका होता है सिंथेटिक डिवीजन का। ठीक है, सिंथेटिक डिवीजन में हम लोग क्या करते हैं कि हमेशा जैसे मान लीजिए कोई पॉलिनोमियल px दिया होगा, उसको हम लोग x प्लस ए जैसी चीज़ों से हम लोग क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे x प्लस ए जैसी चीज़ नहीं, यहाँ पे मुझे किसको डिवाइड करना है? मुझे डिवाइड करना है 6x क्यूब और प्लस कितना है 13x स्क्वायर और कितना है मेरे पास x माइनस 2। इसको मुझे डिवाइड करना कितने से? 2x प्लस 1 से। मैं 2 कॉमन कर लेता हूँ, कितना बचेगा? x प्लस 1/2। ठीक है ना। तो सिर्फ मैं देखिए मैं क्या करूंगा, x प्लस 1/2 से डिवाइड करूंगा, जो कुछ आएगा बाद में हम 2 से उसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है। अच्छा, अब इसका तरीका क्या होता है? देखिए इसका तरीका ध्यान से समझिएगा। अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो ध्यान से समझिएगा, अगर सिंथेटिक डिवीजन आपको नहीं आता ध्यान से समझिएगा। जो भी कोफिशिएंट है उसको आप लिखिए यहाँ पे। एक्स क्यू का कोफिशिएंट कितना? 6। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना? 13। निश्चित रूप से आपको आनंद आएगा। एक्स का कोफिशिएंट कितना? 1। अगर कोई कोफिशिएंट नहीं रहेगा तो उसको 0 लिखेंगे। फिर लास्ट में कांस्टेंट टर्म कितना? -2। अब जिससे डिवाइड करना, किससे डिवाइड करना? x प्लस 1/2 से ना, मतलब x प्लस 1/2 इज इक्वल टू 0, मतलब x इज इक्वल टू -1/2। यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? -1/2 लिखेंगे। ठीक, एक लाइन और खींच लेता हूँ मैं। 6 को आपको एज इट इज उतार देना है, उतार दीजिए। अब 6 को -1/2 मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा? -3। उसको 13 के नीचे लिखेंगे। अब 13 में 3 को ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा? 10। फिर 10 में -1/2 को मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा? -5। 1 में -5 को ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा? -4। -4 में फिर हम लोग क्या करेंगे? 1/2 -1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा? 2। और 2 - 2 ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा? इसको ऐड कर देंगे, कितना होगा? 0। तो ये जो लास्ट नंबर आता है यही रिमाइंडर आता है। ठीक, तो रिमाइंडर कितना आएगा? 0 आएगा। और ये जो बचता है ना, देखिए पहले मेरे पास क्या था? क्यूबिक पॉलिनोमियल को डिवाइड किया है ना, तो आंसर मेरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आएगा। तो कितना आएगा? 6x स्क्वायर और प्लस 10x और -4, ये मेरा कोसेंट आएगा। और ध्यान रखिएगा मैंने आपसे कहा था शुरू में, बाद में आपको 2 से और डिवाइड करना है। अभी 2 से और डिवाइड कर दीजिए, तो मेरा जो कोसेंट आने वाला है वो कितना आने वाला है? 3x स्क्वायर प्लस 5x -2, और जो रिमाइंडर आने वाला है वो कितना आने वाला है? 0।
कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? 3x² + 5x - 2 रिमाइंडर 0, इसका मतलब फोर्थ ऑप्शन मेरा करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको पसंद आया होगा। चीज़ें अगर पसंद आ गया हो तुरंत एक लाइक का बटन दबा, जल्दी से दबा दीजिए आप लोग, बिल्कुल भी देर मत करिए, ठीक है ना। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। कहा जा रहा कि अगर ये दो इक्वेशन है, इसका यूनिक सोल्यूशन है। देखिए यूनिक सोल्यूशन कब मिलता है आपको मालूम होना चाहिए कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 के। तो a1/a2 की बात करें तो k/3 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 का मतलब 2/1, इसका मतलब k इज नॉट इक्वल टू 6। तो जब k इज नॉट इक्वल टू 6 होगा तो यूनिक सोल्यूशन मिलेगा, थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26 में कहा जा रहा है इन द फॉलोइंग फिगर ABCD इज अ पैरेललोग्राम और AE ये परपेंडिकुलर DC के, CF परपेंडिकुलर AD के है। तो AB 16 है, AE 8 है, तो आपको CF 10 है, तो आपको बताना AD कितना होगा। देखिए यहाँ पे कॉन्सेप्ट हम लोग ये लगाएंगे कि अगर एक पैरेललोग्राम दिया हो तो पैरेललोग्राम का जो एरिया होता है ना वो क्या होता है? बेस, ये मान लीजिए बेस है और मान लीजिए ये हाइट है, तो पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है? बेस इंटू हाइट। बस इतना सा कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। तो इस पैरेललोग्राम का एरिया मैं दो तरीके से निकालूंगा क्योंकि दो दो हाइट दिया गया। एक हाइट क्या दिया गया? AE, तो हम लोग बेस कौन सा इस्तेमाल करेंगे उसके लिए? DC। और फिर दूसरा हाइट कौन सा दिया गया? CF, तो उसके लिए हम लोग बेस कौन सा इस्तेमाल करेंगे? AD। तो ये मैंने दो तरीके से पैरेललोग्राम का एरिया निकाला था, तो ये तो दोनों बराबर ही आना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, दोनों ही पैरेललोग्राम के एरिया ही हैं, ठीक है ना। यहाँ अच्छे से मिटा के मैं लिख देता हूँ DC, ठीक है ना। तो ए, चलिए अब वैल्यूज को रखते हैं हम लोग। AE क्या मुझे पता है? देखते हैं क्वेश्चन में। AE पता है? यस पता है, 8। क्या मुझे DC पता है? DC मुझे DC कौन सा था? DC कहाँ है? DC ये नीचे वाला है ना, तो ये AB के बराबर होगा ना, क्योंकि पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड इक्वल होती है। क्या मुझे AB पता है? AB पता है, बिल्कुल पता है। AB 16 है, 16 लिख देता हूँ। CF मुझे पता है क्या? यस 10 पता है मुझे। क्या मुझे AD पता है? नहीं, AD तो निकालना ही है, AD को निकाल लीजिए आप। तो AD मेरा कितना आ जाएगा यहाँ से? 8 × 16 और डिवाइडेड बाई 10, कट कर दीजिए। और तो यहाँ से हम लोग का कितना आ जाएगा AD की अगर हम लोग बात करें तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा? दिस इज इक्वल टू, कैलकुलेशन करें तो कितना आ जाएगा? 12.8 आ जाएगा। 128 डिवाइडेड बाई 10, इसका मतलब 12.8 हमारा आंसर आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कहा जा रहा है मीन ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर्स इज n² / 81, तो n की वैल्यू क्या होगी? देखिए फर्स्ट n ऑड नंबर्स का मीन, ठीक है ना। तो फर्स्ट n ऑड नंबर्स का मीन, इसका मतलब मैं कैसे लिखूंगा? 1 + 3 + 5 + डॉट 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 डॉट, लास्ट नंबर कितना होगा? 2n - 1, ठीक है ना। और इसका मीन निकालना है, मतलब टोटल n नंबर है ना, तो n से डिवाइड भी करेंगे। और ये आंसर कितना दिया गया है? n² / 81, ठीक है। तो आपको बताना कि n की वैल्यू क्या होगी। अब सबसे पहले देखिए ऊपर AP बन रहा है ना, AP का आप सम निकाल लीजिए। तो उस AP का सम, AP में कितने टर्म है? n टर्म है ना, तो फार्मूला क्या था? n/2, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। फर्स्ट टर्म कितना? 1, और लास्ट टर्म कितना? 2n - 1, ठीक है ना। और डिवाइडेड बाई कितना है मेरे पास? n है, इज इक्वल टू मेरे पास कितना है? n² / 81 है। तो यहाँ से एक n कट जाएगा, यहाँ से 1 1 कट जाएगा, ऊपर बचा 2n, यहाँ 2, तो लेफ्ट में कितना आ गया? n, और राइट में मेरे पास कितना है? n² / 81, ठीक है ना। यहाँ से एक n कट जाएगा, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 81 आ जाएगी, ठीक। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 28 थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है और थोड़ा सा आपको दिख भी नहीं रहा होगा अच्छे से। कहा जा रहा है कि अगर मैं लिख देता हूँ साफ साफ, अगर a की वैल्यू है 8√6 और -8√5, ठीक। और अगर b की वैल्यू है 8 b की वैल्यू कितनी है? हाँ 8√6 और +8√5, ठीक। c की वैल्यू कितनी है? 6√6 -6√5, और d की वैल्यू कितनी है? 4√6 और +4√5, और e की वैल्यू कितनी है? √6 + √5। तो आपसे पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेशनल नंबर। इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं मल्टीप्लाई करके ABCD, इसमें से पूछ रहा है कौन सा रेशनल नंबर है। चलिए पहले मैं फर्स्ट को ट्राई करता हूँ। तो पहले मैं क्या निकालता हूँ? A और B को मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखिए A + B और A - B का फार्मूला लगेगा, तो क्या बन जाएगा? A² - B²। तो A² करेंगे मतलब 4√6 -4√, कितना हो जाएगा? 5 आ जाएगा। ये AB आ गया। अब देखिए AB में मैं C को और मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो AB को जरा ध्यान से देखिए और C को ध्यान से देखिए, C को। तो दोनों AB और AB और क्या दिया गया है? फर्स्ट ऑप्शन AB और D दिया गया ना, D मल्टीप्लाई करिए, D मल्टीप्लाई करिए आप, AB और D, ठीक है ना। तो AB इंटू हम लोग D निकालते हैं, तो AB को ध्यान से देखिए आप और D को ध्यान से देखिए। तो एक A + B टाइप का है, एक A - B टाइप का, तो क्या बनेगा? A² - B² बनेगा, मतलब ये √6 - √5 बनेगा,
ठीक है ना, ये 2 चाहे तो आप हटा लीजिए, स्क्वायर 2 का मतलब ये होता है स्क्वायर रूट, ठीक है। तो ये मेरा बन गया ए बी डी। अब मुझे क्या निकालना है, ए बी डी में ई को मल्टीप्लाई करना है, तो ए बी डी और ई मल्टीप्लाई करिए। तो ए बी डी कितना था, √6 माइनस √5 था, और जो मेरा ई है वो कितना है, ई मेरा है कितना है, √6 प्लस √5 है, ठीक है ना। तो ए प्लस बी ए माइनस बी लगाएंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 6 माइनस 5 कितना आ गया, 1 आ गया। और 1 कैसा नंबर होता है, रेशनल नंबर। ये पूछ रहे थे कौन सा रेशनल नंबर, तो पहला ही रेशनल नंबर आ गया, इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29 कहा जा रहा है, इफ द वेरिएबल टेक्स द डिस्क्रीट वैल्यूज, देखिए कुछ यहाँ पर नंबर दिए गए हैं, x+4, x-7/2, x-5/2, x-3, x-2, x+1/2, x-1/2, x+5, तो पूछा जाए इसका मीडियन क्या होगा, ठीक है। और x ग्रेटर देन 0 है, ध्यान रखिएगा x क्या है, ग्रेटर देन 0। तो देखिए मीडियन निकालते वक्त ना डेटा, देखिए कभी कभी कैंडिडेट इसमें करते क्या है ना, मीडियन निकालने के लिए जो मीडियन का सिंपल सा फार्मूला है उसको लगा देते हैं लोग जो है, तो यहाँ से आपका ऑप्शन गलत हो सकता है। आपको करना क्या है, सबसे पहले इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करने का मतलब सबसे पहले हम लोग सबसे छोटा नंबर लिखेंगे, ठीक है ना। तो सबसे छोटा नंबर इसमें से कौन सा, x-7/2, ठीक। छोटा इसलिए मैं बता पा रहा हूं क्योंकि x पॉजिटिव नंबर है, इतना ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो सबसे छोटा यही आएगा, ठीक। इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो कितना हो जाएगा, अगला x-3, ठीक है। नेक्स्ट वाला कितना हो जाएगा, x-5/2। इसको हम लोग इंक्रीजिंग ऑर्डर में या डिक्रीजिंग ऑर्डर में आप अरेंज कर सकते हैं, ये तरीका होता है मीडियन निकालने का। फिर कितना हो जाएगा, x-2, फिर कितना हो जाएगा, x-1/2, फिर x+1/2, और फिर कितना हो जाएगा, x+4, x+5। तो कुल मिला के कितने नंबर है, गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर हैं। तो 8 का मतलब क्या हो गया, डेटा मेरा कैसा, इवन है। तो इवन है तो फार्मूला हम लोग क्या लगाते हैं मीडियन के लिए, अगर इवन है तो फार्मूला हम लोग क्या लगाते हैं, n/2th टर्म, ठीक है, n/2th टर्म प्लस n/2 प्लस 1th टर्म, और डिवाइडेड बाई क्या लगाते हैं, 2 लगाते हैं। तो मतलब फोर्थ टर्म और फिफ्थ टर्म, फोर्थ टर्म और फिफ्थ टर्म कौन से हैं, ये है, फोर्थ टर्म और फिफ्थ टर्म मेरा ये है, ठीक है ना। तो इसमें अगर मैं फार्मूला लगाऊं यहाँ से, तो क्या वैल्यू मुझे मिलने वाली है यहाँ से, 1 मिनट, यहाँ से मुझे मिलेगा फोर्थ टर्म कितना है, x-1/2, और फिफ्थ टर्म कितना है, सॉरी x-2, और x-1/2, और डिवाइडेड बाई कितना, 2। तो 2x/2 कितना हो जाएगा, x, और -3/2 कितना हो जाएगा, x माइनस कितना हो जाएगा मेरे पास, -2, और -1/2 को हम लोग ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, -5/2 हो जाएगा ना। तो x -5/4 आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा मेरा, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कौन सा है, क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन नंबर 30। कहा जा रहा है कि इफ द लाइंस दिस एंड दिस आर पैरेलल देन वैल्यू ऑफ k इज इक्वल टू व्हाट। पैरेलल के लिए कंडीशन क्या होती है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, ठीक। ये पैरेलल के लिए फार्मूला होता है। a1/a2 कितना हो जाएगा, 3/2 इज इक्वल टू b1/b2 का मतलब 2k/5 इज नॉट इक्वल टू c1/c2 का मतलब 2/-1, ठीक है। तो यहाँ इन दोनों से हम लोग k की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहाँ से k मेरा कितना आ जाएगा, k इज इक्वल टू 5 3 15/4, k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15/4। थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 31 कहा जा रहा है कि इफ द रेशियो ऑफ द मोड एंड मीडियन ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन इज 6:5 देन द रेशियो ऑफ इस मीन एंड मीडियन इज इक्वल टू व्हाट। तो देखिए यहाँ पर किसका किसका रेशियो दिया गया है, मोड एंड मीडियन, ठीक है, मोड अपॉन मीडियन, मोड अपॉन मीडियन इज इक्वल टू 6/5। एक तो ये हमारे पास गिवन है। अच्छा, एक फार्मूला भी हम लोग जानते हैं कि 3 टाइम्स मीडियन इज इक्वल टू मोड प्लस 2 टाइम्स मीन, मोड प्लस 2 टाइम्स मीन। ये क्लास 10 की एनसीईआरटी में चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। तो यहाँ से देखिए मुझे रेशियो किसका बाद में क्या निकालना, मीन एंड मीडियन का रेशियो निकालना, मतलब मुझे मोड गायब करना। तो यहाँ से मोड की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन से निकाल लीजिए। तो यहाँ से जो मोड आएगा वो कितना आ जाएगा, 6/5 मीडियन, और इसको इस इक्वेशन में रख दीजिए, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 3 टाइम्स मीडियन, ठीक है, इज इक्वल टू मोड, मोड की जगह मैंने कितना रख दिया, 6/5 टाइम्स मीडियन और प्लस 2 टाइम्स मीन, ठीक। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, लेफ्ट में इसको माइनस कर लीजिए, 5 3 कितना, 15 माइनस 6, 9/5 मीडियन, 9/5 मीडियन इज इक्वल टू 2 मीन। अच्छा, किसका रेशियो निकालना है, मीन एंड मीडियन का। तो मीडियन को राइट में ले लीजिए, 2 को इधर भेज दीजिए, ठीक है ना। तो कितना आ जाएगा, मीन अपॉन मीडियन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 9/10 हो जाएगा। तो 9:10 रेशियो आएगा। थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 32 कहा जा रहा है टी आर विद आर एथ टर्म ऑफ द ए पी एंड फर्स्ट टर्म इज ए, कॉमन डिफरेंस इज डी। तो
mth टर्म कह रहा है 1/n है, mth टर्म 1/n है, तो mth टर्म का फार्मूला कितना होता है a प्लस m माइनस 1 इंटू डी, ठीक। और कहा जा रहा है nth टर्म 1/n है, 1 mth टर्म 1/n था और nth टर्म 1/m है, 1/m है, ठीक है। nth टर्म का फार्मूला कितना हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो आपसे पूछा जा रहा है a माइनस डी की वैल्यू क्या होगी, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए इसको, तो सब्ट्रैक्ट कर दे तो a मेरा कट जाएगा और इधर बचेगा मेरे पास 1/n माइनस 1/m, और राइट हैंड साइड में d कॉमन कर लेंगे, ब्रैकेट में क्या बचेगा m माइनस n बचेगा, और इसको सॉल्व कर देंगे तो m माइनस n अपॉन mn और d टाइम्स m माइनस n, ठीक है। तो m माइनस n कट गया तो d की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, 1/mn आ गई, ठीक है। d की वैल्यू इस इक्वेशन किसी भी फर्स्ट इक्वेशन में या सेकंड इक्वेशन में कहीं भी पुट कर देंगे तो a की वैल्यू कितने आ जाएगी, 1/mn आ जाएगी। तो आपसे पूछा जा रहा है a माइनस डी कितना होगा, तो a माइनस डी 0 होगा। हालांकि ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, आपको याद भी होना चाहिए। 32 नंबर क्वेश्चन हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 33 का अगर फाइंड द वैल्यू ऑफ ए फॉर विच द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन एज्यूम्स द लीस्ट वैल्यू। तो अच्छा क्वेश्चन है, ट्रिकी क्वेश्चन है, ठीक है, ट्रिकी क्वेश्चन है। तो क्या कहा जा रहा है कि ए की वैल्यू बतानी है जिससे सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रूट्स, मतलब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाए, मिनिमम हो जाए। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाए, मिनिमम हो जाए। तो चलिए पहले अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर तो निकालें। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का लिए हम लोग फार्मूला लगाएंगे, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ द रूट्स कितना आता है, माइनस बी बाई ए, तो कितना हो जाएगा a माइनस 2 का होल स्क्वायर और माइनस 2 अल्फा बीटा कितना हो जाएगा c बाई ए, तो c कितना है, माइनस ए माइनस 1 है ना, माइनस कॉमन कर लीजिए, यहाँ पे कितना हो जाएगा a प्लस 1, इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4a और प्लस 2a और प्लस 2, तो कुल मिला के मेरे पास कितना आ जाएगा a स्क्वायर माइनस 2a और प्लस कितना आ जाएगा 6। अब इसकी मिनिमम वैल्यू बतानी है। किसी भी क्वाड्रेटिक की जो मिनिमम वैल्यू होती है ना, वो कब आती है, x इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a पे आती है। किस जो अगर क्वाड्रेटिक मुझे जो दिया हुआ है जिसका लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव है, तो उसका जो मिनिमम वैल्यू आता है कितने पे आता है, माइनस बी अपॉन 2a पे। तो यहाँ पे माइनस बी की बात करेंगे कितना 2 है, अपॉन a की बात करेंगे 2a का मतलब कितना आ जाएगा 2, मतलब जब a इज इक्वल टू 1 होगा तो मिनिमम वैल्यू आएगी, ठीक है ना। a इज इक्वल टू 1 पे हमारी इसकी क्या है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या आएगा, मिनिमम आएगा, ठीक। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो इस फार्मूले को आपको ध्यान रखिएगा कि अगर फिर से मैं बता देता हूँ कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जिसमें से आपको ये कंफर्म है कि ए पॉजिटिव है, तो इसकी जो मिनिमम वैल्यू आएगी वो कब आएगी, जब एक्स कितना होता है, माइनस बी अपॉन 2a होता है। तो इस शॉर्टकट को आप याद रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 34 कहा जा रहा है द फ्रस्टम ऑफ राइट सर्कुलर कोन हैज डायमीटर ऑफ द बेस का डायमीटर कितना है, 10 है, बेस डायमीटर 10 है, ठीक है, एंड टॉप कितना है 6 है। अच्छा फ्रस्टम पहले मैं बना के दिखा देता हूँ आपको। एक फ्रस्टम हो गया ना, ये फ्रस्टम हो गया, ठीक, ये फ्रस्टम मैंने बना लिया, मतलब ऊपर से कोन को कट करके एक फ्रस्टम मैंने बना लिया, ठीक। तो यहाँ वाला जो रेडियस है ना, ये वाला जो रेडियस है यहाँ का, इसको हम लोग R2 से लिखते हैं, और यहाँ वाला जो रेडियस होता है इसको हम लोग किससे लिखते हैं, R1 से लिखते हैं। तो इन्होंने R1 कितना दिया है 5, 10 का आधा 5 हो जाएगा और 6 का आधा कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। और हाइट कितनी है 5 है, हाइट मेरी कितनी है 5 है, ठीक है, हाइट 5 हो गई। तो आपसे पूछा फाइंड द स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट का फार्मूला क्या होता है, एल इज इक्वल टू अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर, R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये मेरा फार्मूला होता है एल इज इक्वल टू अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर, कितना हो जाएगा अंडर रूट एच स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 प्लस R1 माइनस R2 कितना है 5 माइनस 3 2, 2 का स्क्वायर 4, कुल मिला के स्लैंट हाइट अंडर रूट 29 आ जाएगी। फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। कहा जा रहा है इफ द डिफरेंस बिटवीन द करस्पॉन्डिंग रूट्स ऑफ दिस एंड दिस, इफ द डिफरेंस बिटवीन द करस्पॉन्डिंग रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन एंड दिस इक्वेशन इज सेम, मतलब इसके जो भी रूट्स हैं उसका डिफरेंस और इसके जो रूट्स हैं उसका डिफरेंस दोनों क्या सेम है, ठीक है ना, बराबर है। तो पूछा जा रहा है कि तो कौन सा रिलेशन सही होगा। मैं मान लेता हूँ इसका रूट्स क्या है अल्फा बीटा, इसका मतलब अल्फा माइनस बीटा, और इसका रूट मान लीजिए मैं मान लेता हूँ कि गामा डेल्टा है, तो गामा माइनस डेल्टा, ये दोनों क्या बराबर है, ये क्वेश्चन में गिवन है। तो मैं स्क्वायरिंग कर देता हूँ इसको, ठीक है, स्क्वायरिंग कर दिया। अब देखिए इसको मैं लिख सकता हूँ अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और माइनस 4 अल्फा बीटा, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ गामा प्लस डेल्टा का होल स्क्वायर माइनस 4 गामा डेल्टा। ऐसा मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू मुझे नहीं मालूम है।
अब मुझे मालूम क्या है, सम ऑफ द रूट्स मुझे मालूम होता है ना, अल्फा प्लस बीटा मुझे मालूम है, अल्फा प्लस बीटा कितना आएगा माइनस बी बाई ए, अल्फा बीटा मुझे कितना आएगा सी बाई ए का मतलब बी आ जाएगा, गामा प्लस डेल्टा मेरा कितना आ जाएगा माइनस बी आ जाएगा, और गामा डेल्टा कितना आ जाएगा ए आ जाएगा। तो ये वैल्यू मैं रखूंगा यहाँ पे। तो अल्फा प्लस बीटा का होल इसका मतलब ए स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा की बात करेंगे 4b, और यहाँ पे मेरे पास कितना हो जाएगा बी स्क्वायर और माइनस कितना हो जाएगा 4a आ जाएगा। ठीक, तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए यहाँ से, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, उसको क्या लिखेंगे ए माइनस बी ए प्लस बी, और माइनस 4b प्लस 4a माइनस 4b, 4 कॉमन कर लीजिए कितना हो जाएगा a माइनस बी इज इक्वल टू 0। तो a माइनस बी एक यहाँ से फैक्टर बाहर हो जाएगा, और मेरे पास क्या बचेगा a प्लस बी प्लस 4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। क्वेश्चन में दे रखा कि a b के बराबर नहीं है, इसका मतलब a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू 0, तो 0 कौन होगा, 0 कौन होगा, a प्लस बी प्लस 4 इज इक्वल टू 0 होगा। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 36 कहा जा रहा वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द सम ऑफ इट्स एजेस। वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब, क्यूब का वॉल्यूम कितना होता है ए क्यूब, इज इक्वल टू द सम ऑफ इट्स एजेज। इसमें कितने एजेज होते हैं क्यूब में, 12 एजेज होते हैं, तो कितना हो जाएगा 12 ए के बराबर है। तो पूछ रहा है टोटल सरफेस एरिया कितना होगा, सरफेस एरिया का फॉर्मूला कितना होता है 6a स्क्वायर, और यहाँ से हम लोग ए को कट कर दें, अगर ए को कट कर दें तो यहाँ से मेरे पास कितना आ जाएगा ए स्क्वायर 12 हो जाएगा। ए को इसलिए कट कर दिया क्योंकि ए तो जीरो नहीं हो सकता, तो नॉन जीरो नंबर से हम लोग दोनों तरफ क्या कर सकते हैं डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे 6 इंटू ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी 12, तो कितना आ जाएगा 72 आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 37 कहा जा रहा है यू इतना है, भी इतना है, a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2। देखिए इतना देने से ये पता चल गया कि ये दोनों लाइन क्या करेंगे, कोइंसाइड करेंगे, ये तो लाइन ही तो है, तो ये लाइन क्या करेगी कोइंसाइड करेगी। कोइंसाइड का मतलब ओवरलैपिंग लाइन होगी। आगे ये क्या पूछ रहे हैं, तो u प्लस के बी इज इक्वल टू 0 है, u प्लस के बी इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, तो इससे कहने क्या आप निकाल पाएंगे, तो ये कहने कि फैमिली आप देखिए, पहली बात हम बात करने की, अगर एक लाइन L1 है और दूसरी लाइन क्या है L2 है, तो L1 प्लस लैम्डा L2 इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, L1 प्लस लैम्डा L2 इज इक्वल टू 0, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइंस को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है ना, जो कि कहाँ से होके जाता है, जो कि कहाँ से होके जाता है, जो L1 और L2 के इंटरसेक्शन पॉइंट से होके जाता है, फैमिली ऑफ लाइंस को। अच्छा, ये क्या कह रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि ये रिप्रेजेंट करेगा, दिस विल रिप्रेजेंट व्हाट, एक मिनट, हाँ पहले हम ऑप्शंस को चलिए एलिमिनेट करते हैं। ये कह रहे हैं कि ये रिप्रेजेंट करेगा फैमिली ऑफ पैरेलल लाइंस, ये गलत बात है, फैमिली ऑफ पैरेलल लाइंस को तो बिल्कुल भी रिप्रेजेंट नहीं करेगा। ठीक है ना, हाँ एक मिनट, तो ये फैमिली ऑफ लाइंस को तो बिल्कुल भी रिप्रेजेंट नहीं करेगा, इतना तो आप समझ ही गए होंगे कि ये फैमिली ऑफ लाइंस को बिल्कुल भी रिप्रेजेंट नहीं करेगा। ठीक है ना, अच्छा अब आगे बढ़ते हैं। ये कहना है फैमिली ऑफ कॉन्करेंट लाइंस। कॉन्करेंट लाइंस का मतलब क्या हो गया, जो कि एक ही पॉइंट से पास होते हो, ये दोनों लाइन जो एक ही पॉइंट से एक पॉइंट से पास हो, जबकि ये तो कहा जा रहा है ना कि ये तो ओवरलैपिंग लाइंस है ना, तो इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। फिर ये कहना कि u इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, u इज इक्वल टू 0 का मतलब सिर्फ एक ही लाइन मिलेगी बस। सही बात है, जब दोनों लाइन ओवरलैपिंग हो जाएगी तो सिर्फ u इज इक्वल टू 0 एक ही लाइन, दोनों लाइन एक ही तो बन जाएगी ना। तो ये जो u प्लस के बी इज इक्वल टू 0 सिर्फ क्या रिप्रेजेंट करेगा, u इज इक्वल टू 0 को तो रिप्रेजेंट करेगा। सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 38, देखिए ये थोड़ा सा ग्रेजुएशन का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। कहा जा रहा कैरेक्टरिस्टिक रूट ऑफ दिस इज लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2। ठीक है, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक रूट क्या होगा, अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो कि अगर ये मैट्रिक्स ए है तो निश्चित रूप से ये एडजॉइंट ऑफ ए है। ठीक है, इस बात को आप समझ लीजिए। अच्छा, कुछ रूल मैं बता देता हूँ। ए का कैरेक्टरिस्टिक रूट मतलब आइगन वैल्यू, ए की आइगन वैल्यू इन्होंने दिया है लैम्डा 1 लैम्डा 2। ठीक है, अच्छा और एडजॉइंट ऑफ ए का ये पूछ रहे हैं कि आइगन वैल्यू क्या होगी। आइगन वैल्यू और कैरेक्टरिस्टिक रूट एक ही बात है। ठीक है, तो देखिए आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा मैट्रिक्स में, ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इसका निकालेंगे 15 माइनस 14 1 आ जाएगा, इसका मतलब ए इनवर्स किसके बराबर आ जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए के बराबर आ जाएगा। ठीक, तो इसका मतलब एडजॉइंट ऑफ ए जो आपने इसका कैरेक्टरिस्टिक रूट जो आप निकालना चाहते हैं इस केस में, वो किसके बराबर आएगा, ए इनवर्स के कैरेक्टरिस्टिक रूट के बराबर आएगा। और एक तो रूल होता है कि अगर ए की आइगन वैल्यू लैम्डा 1 लैम्डा 2 है तो ए इनवर्स की जो आइगन वैल्यू होती है वो 1 अपॉन लैम्डा 1 1 अपॉन लैम्डा 2 होती है। तो ए इनवर्स की आइगन वैल्यू 1 अपॉन लैम्डा 1 1 अपॉन लैम्डा 2 हो जाएगी। इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, बीएससी का क्वेश्चन है। पूछ रहे हैं कि ये जो 3 पॉइंट है क्या रिप्रेजेंट करेंगे, तो इसका अच्छा तरीका ये होगा ना कि पहले आप इसको प्लॉट कर लीजिए। एक है -40, तो यहाँ पे आएगा -40, दूसरा क्या 40, तो यहाँ पे आएगा 40, और एक कितना है 3 0,3 है, 0,3 मान लीजिए यहाँ कहीं पे है, तो यहाँ से एक ट्रायंगल ये बना हुआ है। ठीक है,
तो ये क्या करना, पहला राइट एंगल ट्रायंगल, इसमें कोई एंगल 90 का तो बन ही नहीं रहा है, तो राइट एंगल ट्रायंगल नहीं हो सकता है। इक्विलैटरल ट्रायंगल पूछ रहा है, स्केलिन ट्रायंगल पूछ रहा है, आइसोसेलेस अच्छा इसके बीच का डिस्टेंस निकाल लेते हैं, ठीक है ना। ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, अंडर रूट में 16 प्लस 9 5 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, ये भी 5 हो जाएगा, और ये देखिए इधर 4 यूनिट और इधर भी 4 यूनिट, तो कुल मिला के ये लेंथ, ये साइड कितनी जाएगा 8 यूनिट, तो दो साइड बराबर है तो आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। स्केलिन का मतलब होता है तीनों साइड बराबर ना हो, यहाँ तो दो साइड बराबर है, ये एलिमिनेट हो जाए। इक्विलैटरल ट्रायंगल है ही नहीं क्योंकि तीनों साइड बराबर नहीं है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, और इसके आगे के जो सोल्यूशन है हम लोग उसको नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स आर टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग डेसिमल देखने का तरीका ये होता है कि जो डिनोमिनेटर होना चाहिए वो 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n का होना चाहिए। ये आपको क्लास 10th की एनसीईआरटी में थ्योरम मिलेगा कि कोई भी अगर नंबर p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा गया है, तो अगर उसका डिनोमिनेटर 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n टाइप का होगा तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल को रिप्रेजेंट करेगा। तो मतलब नीचे सिर्फ 2 और 5 के फैक्टर आना चाहिए, ठीक। देखिए यहाँ पे 3 आ गया तो ये तो टर्मिनेटिंग नहीं होगा, यहाँ क्या आ गया 7 आ गया, ये भी नहीं होगा, यहाँ पे कितना आ गया, ये 3 आ गया डिनोमिनेटर में, ये भी नहीं होगा। पर फर्स्ट वाले में देखिए सिर्फ 2 और 5 का, डिनोमिनेटर में सिर्फ 2 और 5 के फैक्टर है, मतलब इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन आएगा वो कैसा आएगा, टर्मिनेटिंग आएगा, ठीक। तो फ्रेंड्स आज के लेक्चर को मैं यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ, होप सो आपको आनंद आया होगा, आपने बहुत सारे कॉन्सेप्ट को सीखे होंगे। अगर आपको लेक्चर पसंद आया होगा तो बिल्कुल लाइक का बटन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, अपने दोस्तों के साथ इसको जरूर शेयर करिएगा। आप जिस भी टेलीग्राम ग्रुप वगैरह में जुड़े हैं वहाँ पे भी जरूर शेयर करिएगा, और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स मुझे लिख के जरूर बताइएगा ताकि मुझे जो नेक्स्ट लेक्चर बनाने के लिए एनर्जी मिल पाए। थैंक यू वेरी मच।